वो कंडक्टर्स एक बहुत ही बुरी चॉइस हो जाते हैं अगर हम बहुत छोटे लेवल, दैट मीन्स मिली एम्पियर लेवल के करंट को अगर बहाना चाहें, अगर हम चाहते हैं कि बहुत छोटे लेवल का करंट बहे, तो कंडक्टर अच्छी चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के पास वो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप होता ही नहीं है, जिस वजह से कंडक्शन बैंड में इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसके लिए? कंडक्टर्स में। करंट कितना बन रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ये समझना हो तो एनाइन की वजह से करंट और कैटाइन की वजह से करंट जोड़ना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। एक्सट्रिंसिक मतलब डोप्ड, जो कि दो प्रकार के हो सकते हैं, एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप कब बनेगा? एन टाइप तब बनेगा जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाओगे। पी टाइप कब बनेगा? पी टाइप तब बनेगा जब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाओगे। और सर्किट में जो करंट है, ये जो करंट है जो ऐसे चल रहा है, ये ऊपर की तरफ मैं दिखा दूंगा। दैट मीन सर्किट में जो क्लॉकवाइज करंट है उसको यहाँ प्लॉट करेंगे, और जब रिवर्स बाइसिंग में हो जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा, उसको फिर हम नीचे प्लॉट करेंगे। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है बच्चों? उम्मीद कर रहा हूँ कि खूब बढ़िया तरीके से, खूब एनर्जी से भरपूर अपने एग्जाम के साथ आप सिंक्रोनाइज्ड हैं। बहुत ही कम दिन रह गए हैं। बिना क्षण भर भी वेस्ट करे, एक मोमेंट भी बिना वेस्ट करे, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे सारे मेहनती बच्चे, मेरे सारे क्यूटी पाइज एग्जाम के साथ पूरी तरह से अलाइंड हैं। तो मैं मनीष शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अगले एपिसोड में माइंड मैप के सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स। तो आज हम सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट्स पर बात करने वाले हैं। बहुत ही क्रिस्प रखूंगा, कुछ भी इधर उधर की बात नहीं होगी, सीधे सीधे मेन जो कंटेंट है उस पर बात होगी। तो अगर ये टॉपिक आपका वीक है या आपने अगर पहले नहीं पढ़ा है या अगर आपको कमजोर लगता है, तो आपको इस माइंड मैप से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें ये बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो कुछ कुछ बातें हैं बस जिनका ध्यान रखना है, वो मैं भी आपको बताऊंगा बस। और फिर उसके बाद आप आराम से क्वेश्चंस कर पाएंगे। थोड़े से क्वेश्चंस हम क्लास में भी करेंगे, पीवाईक्यूज। तो तैयार हैं? शुरू हो जाएं। राइट। तो सभी मेरे प्रयास के प्यारे प्यारे बच्चे और मेरे लक्ष्य के प्यारे प्यारे बच्चे, जिनकी आंखों में चमक है, आंखों में सपना है, और इन जनरल पूरे हिंदुस्तान के बच्चे जिनके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है, जुनून है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जरा देखें। तो भाई सेमीकंडक्टर की जो स्टोरी है वो क्या है स्टोरी? तो ऐसी स्टोरी है, हल्का सा इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो शुरू शुरू में जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ, शुरू शुरू की बात है जब, तो हमें समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल एज पावर ट्रांसफर की तरह किया जा सकता है। दैट मीन्स मशीन्स बनाई जा सकती हैं, है ना, इंडस्ट्रीज बनाई जा सकती हैं। हुआ भी यही है ना भी, जिससे एक तरह का रिवॉल्यूशन, जिसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं, क्रांति आई एक तरह से। और हमें समझ में आया कि करंट बड़ी कमाल की चीज़ है और पावर ट्रांसफर में इसका इस्तेमाल होता है। उससे जो ब्रांच बनी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल। फिर जब थोड़ा और समय गुजरा तो हमें एक बात और समझ में आई कि करंट का एक यूज और किया जा सकता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए या सिग्नल के लिए। यस नो कहना है अगर, तो भी उसमें भी हम करंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मीन्स कोई डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बल्ब है ना, वो बल्ब अगर ऑन हो जाता है तो मतलब यस है, और अगर बल्ब ऑफ हो जाता है तो मतलब नो है। उस बल्ब की रोशनी से मुझे और कोई काम नहीं करना है, बस उससे मुझे एक तरह का सिग्नल मिल रहा है। तो जब ये सोचा गया, ये जब सोचा गया कि करंट का दूसरा जो यूज है, खासकर जब इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया हमारे सामने आने लगी, तो करंट को सिग्नल की तरह जब यूज करने की कोशिश की गई या समझने की कोशिश की गई, तो हमको एक बात समझ में आई कि कंडक्टर्स जो कि करंट का बड़े बड़े लेवल के करंट को ट्रांसफर करने के लिए बहुत बढ़िया चीज हैं, जिनसे इलेक्ट्रिकल चीजें बनती हैं, है ना, कंडक्टर्स। वो कंडक्टर्स एक बहुत ही बुरी चॉइस हो जाते हैं अगर हम बहुत छोटे लेवल, दैट मीन्स मिली एम्पियर लेवल के करंट को अगर बहाना चाहें, अगर हम चाहते हैं कि बहुत छोटे लेवल का करंट बहे, तो कंडक्टर अच्छी चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के पास वो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कंडक्टर में तो बाय डिफॉल्ट मैक्रोस्कोपिक करंट, दैट मीन्स बड़ा करंट ही फ्लो कर सकता है। छोटा करंट अगर फ्लो कराना हो तो कंडक्टर इज नॉट अ गुड चॉइस। तो हमारा ध्यान हमारा हमारा ध्यान गया ऐसे लोगों की तरफ जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है, उन्हीं को कहते हैं सेमीकंडक्टर्स, जिसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं है। फंडामेंटली सिलिकॉन और जर्मेनियम, फंडामेंटल अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो दो ही एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो इस जगह को फुलफिल करते हैं। जो कंडक्टर्स, जिनमें कंडक्टर्स की तुलना में तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा कम है, कंडक्टर में तो इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कंडक्टर की तुलना में तो बहुत ही कम है, पर इंसुलेटर जैसे वुड है, रबर है, उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। तो ये कहीं बीच में है, ये कहीं बीच में है, और इनका बड़ा इफेक्टिव यूज हो सकता है अगर अगर हम छोटे लेवल का करंट चलाना चाहते हैं, तो इनका बहुत अच्छा यूज हो सकता है। तो जो आपका मदरबोर्ड होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, जो मदरबोर्ड होता है उसमें जो सर्किट वगैरह होता है, उसमें बहुत छोटे लेवल का करंट फ्लो करता है, और वो सभी चीजें ज्यादातर सेमीकंडक्टर से बनाई जाती हैं। इन सेमीकंडक्टर बेस्ड चीजें, सेमीकंडक्टर बेस्ड गैजेट, सेमीकंडक्टर बेस्ड कहानियां आने लगी, है ना भी। जैसे सिलिकॉन वैली नाम तुमने सुना होगा, है ना। तो जैसे जैसे जब ये डिजिटलाइजेशन का दौर आया,
है ना। तो सेमीकंडक्टर्स की अचानक रिक्वायरमेंट और नीड वगैरह वगैरह बढ़ गई और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई। जितना भी हम स्मार्ट गैजेट्स और स्मार्ट चीज़ों की बात करते हैं, जैसे स्मार्टफोन्स हो गए, स्मार्ट टीवीज हो गए, जितने भी स्मार्ट गैजेट्स हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, दे आर ऑल सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेस। हैंस यहाँ से एक दुनिया बनती है, यहाँ से एक ब्रांच बनती है इलेक्ट्रॉनिक्स। तुम जानते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दो ब्रांचेस हैं, वो जो आपकी रैंक की उसके करस्पॉन्डिंग मिलते हैं। पर फंडामेंटली मैं जो बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपको भविष्य में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाती है तो इलेक्ट्रिकल क्या चीज को केटर करता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स अगर ब्रांच मिलती है तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीजों को केटर करता है। ऐसे करके दो डिवीजन हमने किए। ठीक, ऐसी कहानी है सेमीकंडक्टर की। अब ऑब्वियसली सवाल उठेगा कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ, है ना, ऐसा कैसे हुआ कि ये जो मैंने सिलिकॉन और जर्मेनियम जो दो नाम लिए, ये कहानी क्या है इनकी एक्चुअली। तो उसको और फर्दर डिटेल में जाने के लिए हमको एक थ्योरी को समझना पड़ेगा जिसको बैंड थ्योरी कहते हैं, और यहीं से हमारा सिलेबस शुरू होता है। सेमीकंडक्टर्स की कहानी को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, तो बैंड थ्योरी से हम सेमीकंडक्टर्स की कहानी को समझेंगे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं सेमीकंडक्टर्स के लिए पता होनी चाहिए, और वो ये है कि कंडक्टर्स में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जबकि सेमीकंडक्टर्स में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है। रेजिस्टेंस घट जाता है, दैट मीन्स अल्फा, अल्फा वो कौन सा वाला अल्फा, आर टी बराबर आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी वाला अल्फा, है ना। तो आर टी बराबर आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी दिखेगा ही नहीं उधर तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी वाला जो अल्फा है, ये जो अल्फा है, ये कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव है और सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव है। दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। दैट मीन्स ये और आसानी से करंट को ट्रांसफर करा पाते हैं। ऐसा क्यों होता है वो भी हम समझेंगे। रफली हम ऐसा समझ सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से इनके जो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको चार्ज कैरियर्स भी कहते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है, जिस वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो सारा का सारा राज जो है सेमीकंडक्टर की वर्किंग का, ये सेमीकंडक्टर की चीजों का, वो छुपा हुआ है बैंड थ्योरी में। तो बैंड थ्योरी की तरफ चल रहा है। अच्छा जी, बिफोर एंटरिंग एक बात और, सेमीकंडक्टर में एक टॉपिक हुआ करता था ट्रांजिस्टर। वो ट्रांजिस्टर टॉपिक अब तो खैर पूर्ण रूप से सिलेबस से हटा दिया गया है, पूर्ण रूप से हट गया है, एनसीईआरटी बुक से भी हट गया, और अभी जो एनटीए ने नया सिलेबस दिया उसमें पूर्ण रूप से हटा दिया। पर पिछले 2-3 सालों में अगर बात करें तो उस एरिया से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ही कम पूछे जा रहे थे। तो ट्रांजिस्टर अब हमारे सिलेबस में नहीं है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट एरिया था, और चूंकि उसका बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा सिलेबस में था तो वो उतना कंफर्टेबल नहीं होता था जनरली स्टूडेंट्स को। तो वो अच्छी बात है कि अब वो हिस्सा हमारा हट चुका है। ठीक है जी, तो आइए जरा बैंड थ्योरी को समझते हैं। बैंड थ्योरी को समझते हैं कि बैंड थ्योरी की कहानी क्या है, बैंड थ्योरी हमसे क्या कह रही है, या बैंड थ्योरी क्या कहना चाहती है। तो ऐसा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, जैसे हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल की बात करें, जैसे किसी कंडक्टर की बात करें, मान लेते हैं सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं महाराज, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11, है ना। तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या वो 11 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन 11 इलेक्ट्रॉन्स में से 10 इलेक्ट्रॉन तो इनर शेल में है, और जो सबसे आउटर शेल है जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, वो कितने हैं, सोडियम में 1। तो जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली वो मेटल को छोड़ के या कह लीजिए एटम को छोड़ के चला जाएगा और वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा, है ना। तो 11 जो टोटल इलेक्ट्रॉन थे सोडियम के पास, उसमें से एक तो चला गया, 10 अभी भी सोडियम का जो न्यूक्लियस है उसके साथ बाइंडेड है ना, 10 अभी भी बाइंडेड है। ऐसा होने की वजह से हमने इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन मटेरियल के अंदर होंगे, उनको दो श्रेणी में, दो कैटेगरी में तोड़ा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंस बैंड। वो इलेक्ट्रॉन जो अभी भी बंधे हुए हैं उनको वैलेंस बैंड, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए उनको कंडक्शन बैंड। बैंड से क्या मतलब है, बैंड से मतलब है, या ऐसा कह लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा समझ लीजिए। तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन शब्द किस चीज को केटर कर रहा है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन शब्द उन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी हम कह सकते हैं, सही है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं यहां पर, है ना। और जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, जो अभी भी बंधे हुए हैं, बाउंडेड, है ना, जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, उन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को मैं वैलेंस बैंड में होने वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ कह रहा हूं। अब ये जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मिलियन ट्रिलियंस होंगे। अगर हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें तो मिलियन ट्रिलियंस होंगे, अगर हम किसी सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें थोड़े से होंगे।
है ना, पर होंगे तो मल्टीपल टाइम्स, दैट मीन्स एक तो नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। तो ऑब्वियसली अगर हम किसी कंडक्टर की बात करें तो उसमें जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बहुत सारे हैं, ऑब्वियसली वो सारे एक एनर्जी पर नहीं होंगे, है ना, वो सारे एक एनर्जी पर नहीं होंगे। सिमिलरली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मैंने भी सोडियम का एग्जांपल दिया, तो 2 के शेल में है ना, 8 एल शेल में है, वो भी सेम एनर्जी पर नहीं होंगे, वो भी सेम एनर्जी पर नहीं होंगे। तो दैट मीन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जीज की अगर बात की जाए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की मिनिमम एनर्जी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी को अगर मैं देखूं तो मुझे एक रेंज जैसा दिखाई देगा एनर्जी का, इसको मैं बैंड बोलने वाला हूं, है ना, इसको मैं बैंड बोलने वाला हूं और इसको वैलेंस बैंड बोलूंगा। और ऐसी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जीज की अगर रेंज की बात की जाए, तो मिनिमम और मैक्सिमम की अगर बात की जाए, तो यहां भी एक बैंड बनेगा जिसको कंडक्शन बैंड कहेंगे। हेंस ये जो एनर्जी बैंड शब्द है ये क्या है आपको समझ में आना चाहिए। तो एनर्जी बैंड का मतलब है कि मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम का कह लीजिए एक तरह का रेंज, है ना भाई, और उसको केटर करते हुए हमने दो तरह के, उसको केटर करते हुए हमने दो तरह के बैंड्स की बात करी, ये दो तरह की बैंड्स की बात कर रहे हैं, उसको लेते हुए कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ठीक, जैसे इधर मैं दिखाने वाला हूँ, डायग्राम बना के समझने की कोशिश करना। तो मान लेते हैं कि वैलेंस बैंड की मिनिमम एनर्जी का लेवल ये है और वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी का लेवल ये है। वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी का लेवल ये है और मिनिमम एनर्जी का लेवल ये है। तो क्या आपको एक तरह का बैंड, एक तरह का रेंज टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड। क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड, वीबी, वैलेंस बैंड, वीबी, है ना। इस वैलेंस बैंड में कौन होंगे? इस वैलेंस बैंड में होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स जो बंधे हुए हैं न्यूक्लियस से। इस बैंड में वो होंगे इलेक्ट्रॉन्स जो बंधे हुए न्यूक्लियस से, जिसको हम कुछ इस तरीके से चाहें तो दिखा सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज पर होंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डिफरेंट एनर्जीज पर होंगे। ठीक बात है भाई। सिमिलरली जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका भी मिनिमम और मैक्सिमम का एक रेंज जैसा कुछ होगा, तो उसको भी देखें, अगर मिनिमम और मैक्सिमम जो रेंज होगा उसको भी देखें, तो मान लेते हैं ये मिनिमम और ये मान लेते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी हुई, तो वहां भी एक तरह का बैंड बन जाएगा, यहाँ भी एक तरह का बैंड बन जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? जिसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड, सीबी, जिसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड सीबी। समझ में आनी चाहिए बात, राइट, जिसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड सीबी। ठीक है जी, ठीक, ठीक है जी, समझ में आ जाती है बात। ठीक, अच्छा जी, अगर ये बैंड अलग अलग है जैसे कि मैंने अभी डायग्राम में दिखाया है, तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे और वैलेंस बैंड में होंगे। कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको भी दिखा देते हैं। तो कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये रहे इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में है, ये रहे इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में है ना। इन दोनों बैंड्स के बीच में एक गैप दिख रहा है जहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। तो इनके बीच में गैप दिख रहा है, उस गैप का नाम है फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन, फॉरबिडन मतलब फॉरबिडेड, फॉरबिडेड मतलब कि यहां नहीं हो सकता है, फॉरबिड कर देना, रोक देना किसी को। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप का मतलब है कि भाई साहब ये जो गैप है, इस गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसका नाम फॉरबिडन एनर्जी गैप है। इस गैप में कोई भी, या कह लीजिए इस रीजन में, इस स्पेस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसका सिंबल है डेल्टा ई जी, डेल्टा ई जी। सारा खेल इसी फॉरबिडन एनर्जी गैप से चलता है। ये फॉरबिडन एनर्जी गैप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, ऑब्वियसली। अलग अलग लोगों के लिए, सोडियम के लिए कुछ होगा, किसी और के लिए कुछ होगा, किसी और के लिए कुछ होगा। अलग अलग एलिमेंट्स के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप अलग अलग होता है। और यही फॉरबिडन एनर्जी गैप से डिसाइड होता है कि मटेरियल किस कैटेगरी में जाने वाला है। दैट मीन्स हम उसको कंडक्टर बुलाने वाले हैं, कि हम उसको सेमीकंडक्टर बुलाने वाले हैं, कि हम इसको इंसुलेटर बुलाने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप होता ही नहीं है। दैट मीन्स कंडक्टर्स जो होते हैं ये वो लोग हैं जिनके जो जो रूम टेम्परेचर पर जिनके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ चुके हैं, या कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो रूम टेम्परेचर पर ही जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन ने मेन एटम को छोड़ दिया और वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन के कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बन गया। जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप होता ही नहीं है, जिस वजह से कंडक्शन बैंड में इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसके लिए? कंडक्टर्स में। तो कंडक्टर्स में, कंडक्शन बैंड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस बैंड में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और कंडक्शन बैंड में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। डेल्टा ईजी 0 है कंडक्टर्स के लिए। अभी ले आऊंगा स्क्रीन पर भी, लिख लिख के भी ले आऊंगा, पर पहले समझ लो, ठीक। अच्छा जी, दूसरी जो कैटेगरी है इंसुलेटर्स, ये वो लोग हैं जिन जिन रूम टेम्परेचर पर जिनका फॉरबिडन एनर्जी गैप इतना ज्यादा है, फॉरबिडन एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन्स रूम टेम्परेचर पर
थर्मल एनर्जी की वजह से जो एनर्जी है वो एनर्जी उतनी नहीं जुगाड़ पाते हैं कि वो इस फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस करके जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएं। ऐसा होने की वजह से कंडक्शन बैंड लगभग लगभग पूरा खाली है इंसुलेटर्स में कंडक्शन बैंड पूरा खाली। क्यों खाली है, या कह लो कौन लोग हैं जो इंसुलेटर्स हैं जिनका फॉरबिडन एनर्जी गैप बड़ा है, जिनका फॉरबिडन एनर्जी गैप बड़ा है। कौन है कंडक्टर्स जिनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप है ही नहीं? तो जिनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप है ही नहीं वो तो बन गए कंडक्टर्स। जिनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप अच्छा खासा बड़ा है वो हो गए इंसुलेटर्स, है ना। इन दोनों के बीच में है हमारा सेमीकंडक्टर, जिनका फॉरबिडन एनर्जी गैप जीरो भी नहीं है और बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है ना। जिनका फॉरबिडन एनर्जी गैप ना तो जीरो है ना बहुत ज्यादा बड़ा है। और ऐसा होने की वजह से रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, पर ऑब्वियसली थोड़े से ही जा पाएंगे। ऐसा होने की वजह से कंडक्शन बैंड पार्शली फिल्ड होगा, थोड़ा सा फिल्ड होगा। कंडक्शन बैंड पार्शियल फिल्ड होगा, वैलेंस बैंड यहां भी लबालब भरा होगा। दैट मीन्स अगर हम तीनों तरह के लोगों की बात करें तो वैलेंस बैंड तो तीनों लोगों में भरा हुआ है, तीनों लोगों में भरा हुआ है। कंडक्शन बैंड कंडक्टर्स में 100% भरा हुआ है, इनफाइनाइट लोग हैं उसमें। सेमीकंडक्टर्स में पार्शियली भरा हुआ है, पार्शियली। और इंसुलेटर्स में लगभग लगभग खाली है, इंसुलेटर्स में लगभग लगभग खाली है। क्या ये तीन बातें हमें समझ में आ रही हैं, है ना? सही बात है, ऐसा है। इससे सारा का सारा खेल चलता है, इससे सारी कहानी चलती है। ठीक, अच्छा जी, इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। अभी जो मैंने आपको समझाया उसको डायग्रामेटिकली अगर मैं दिखाना चाहूं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। ये हैं कंडक्टर्स, देखो ध्यान से, ये हैं कंडक्टर्स, है ना भाई। और कंडक्टर में दिखाई दे रहा है आपको कि कंडक्टर में ये है कंडक्टर, और कंडक्टर में ये नो गैप, कोई गैप है ही नहीं, ओवरलैपिंग रीजन है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं ना भाई। इधर आ जाओ, ये है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में 1 ईवी के आसपास है ये फॉरबिडन एनर्जी गैप, 1 ईवी के आसपास है फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिस वजह से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कूद के कंडक्शन बैंड में चला जाता है सेमीकंडक्टर में। जब भी ऐसा होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वैलेंस बैंड में, अच्छा, और कंडक्टर जो सेमीकंडक्टर के जो दो एग्जांपल हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, दोनों में कोवेलेंट बॉन्डिंग है। तो इलेक्ट्रॉन पहले कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयर्ड रहा होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग है शेयरिंग वाली, शेयर्ड रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से मान लेते हैं उसको कहीं से एनर्जी मिली, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके कंडक्शन बैंड में चला गया, राइट। तो वो जो पेयर था जो शेयर हो रहा था, क्या वहां पर एक वैकेंसी बच जाएगी, एक खाली जगह बच जाएगी, जिसको हम बोलेंगे होल्स। तो सेमीकंडक्टर में होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट है, कंडक्टर में केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट है। दैट मीन्स कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर केवल एक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जबकि सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर दो लोग हैं। क्यों दो लोग हैं? इसलिए दो लोग हैं क्योंकि मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला गया, है ना। मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां था, एक मैं इलेक्ट्रॉन को सिंबलाइज करके दिखा रहा हूं, ये कोई इलेक्ट्रॉन यहां था पहले, है ना, और इस इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी मिल गई कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके मान लेते हैं कंडक्शन बैंड में चला गया। तो ये इलेक्ट्रॉन तो अब कंडक्शन बैंड में पहुंच गया है, ये रहा वो इलेक्ट्रॉन जो कभी यहां था, वो इलेक्ट्रॉन अब तो यहां पहुंच गया और अब ये कंडक्शन बैंड का हिस्सा हो गया है और कंडक्शन बैंड में अब ये घूमेगा, है ना, कंडक्शन बैंड में चलेगा, इसके चलने से करंट बनेगा, राइट। अच्छा जी, ये जो होल यहां रह गया, ये जो खाली जगह यहां रह गई, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर था, ये जो खाली जगह यहां बची है ना, तो आजू बाजू में जो दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वहां से कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके इस खाली जगह को भर सकता है और खाली जगह होल वहां ट्रांसमिट हो जाएगी। और ऐसा करके ये जो होल है इसका एक इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन कहां, वैलेंस बैंड के अंदर, वैलेंस बैंड में होल का ट्रांसमिशन या होल का मूवमेंट होगा सिंबॉलिकली, समझ गए। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कंडक्शन बैंड में चला गया है वो तो अलग चल रहा है, उसका मूवमेंट तो अलग है, और उसके जाने की वजह से जो वैकेंसी बची है जिसको हम होल कहते हैं उसका मूवमेंट अलग है। हेंस सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल का कंसेप्ट है ना भाई। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल आर चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर चार्ज कैरियर्स। हेंस अगर करंट वगैरह की बात करनी होगी तो इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट की वजह से कितना करंट और होल के मूवमेंट की वजह से कितना करंट, दोनों को जोड़ना पड़ेगा सेमीकंडक्टर में। ठीक, इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप है वो 3 eV से ज्यादा है, इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप है वो 3 eV से ज्यादा है। क्योंकि एनर्जी गैप 3 eV से ज्यादा है तो रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जंप नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन बैंड लगभग लगभग खाली है ना भाई। एग्जाम्पल्स की बात करें तो कंडक्टर के तो अनंत एग्जाम्पल हो सकते हैं,
सेमीकंडक्टर के फंडामेंटल एग्जाम्पल हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, है ना, बाकी एक दो कंपाउंड भी हैं, और ऐसे ही इंसुलेटर के अनंत इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स इंसुलेटर के भी हो सकते हैं। क्या ये बात हमें समझ में आई? करेक्ट है? समझ में आ जाती बात? ऐसा है भाई साहब, ऐसी सिचुएशन है। ठीक, अच्छा जी, कुछ और छोटा मोटा डेटा है जो यहाँ लिखा हुआ है, वो भी आपको थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए। कभी कभी कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं डेटा वाली भी, इसलिए मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है। हल्का हल्का, बहुत रटने की जरूरत नहीं है, पर एक हल्का सा आइडिया रहेगा दिमाग में तो कोई बुराई नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें, किसकी? रोहो, रेजिस्टिविटी रोहो की वैल्यूज की बात करें, तो कंडक्टर के लिए जो वैल्यू है वो 10⁻² से 10⁻8 के बीच है ना भाई। सेमीकंडक्टर्स के लिए जो वैल्यूज हैं वो 10⁻5 से 10⁻6 के बीच हैं, और इंसुलेटर के लिए जो वैल्यू है वो 10⁻11 से 10⁻19 के बीच है। बस एक बार भी अगर आप देख लेंगे, तो वैसे तो ऐसा कोई कुछ पूछता नहीं है हमारे एग्जाम्स में, पर मान लें अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन मान लें पूछ ले कि ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू बताओ, ये कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर है, तो हल्का सा हमारे दिमाग में रहेगा कि अच्छा कंडक्टर्स में तो नेगेटिव में वैल्यूज हुआ करती थी, है ना, और सेमीकंडक्टर में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, पर 10⁻6 दैट मींस उतनी बड़ी नहीं है, और इंसुलेटर में जो रोहो है, रेजिस्टिविटी, उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा बड़ी है, 10⁻10 से भी बड़ी है, 10⁻10 से भी बड़ी है ना। ऐसा हम दिमाग में रख सकते हैं कि इंसुलेटर्स में 10⁻10 के आसपास, है ना भाई, इंसुलेटर्स में 10⁻10 के आसपास, कंडक्टर्स में 10⁻, लेट अस इमेजिन -5 के आसपास, और सेमीकंडक्टर्स में 10�5 के आसपास। ऐसा अगर हम रफली दिमाग में रख लें, तो हमको अगर कोई इस तरह का कुछ पूछता है तो हमें फायदा मिल सकता है। सही है जी। इसका उल्टा कर देंगे तो कंडक्टिविटी आ जाएगी, उतना तो हमें समझ में आता है, तो इसको अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको अल्फा कहते हैं, है ना भाई, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट कंडक्टर्स के लिए ऑब्वियसली पॉजिटिव है और सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी, है ना भाई। इंसुलेटर्स के लिए भी ये नेगेटिव ही होता है, तो इसका कोई खास मतलब नहीं है इंसुलेटर के लिए वैसे, पर इंसुलेटर के लिए भी नेगेटिव होता है, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, इस वजह से हम इसको लेकर चल रहे हैं। ठीक, और जो मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि कंडक्टर्स में करंट जो है आई, है ना, तो कंडक्टर्स में जो करंट है वो केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, जिनको चार्ज कैरियर्स कहते हैं। तो कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन है? केवल फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन है? केवल फ्री इलेक्ट्रॉन। हेंस कंडक्टर के लिए अगर आपको करंट लिखना है तो आप केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट लिखोगे। लेट अस इमेजिन I बराबर NeAVD वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम, है ना, तो I की जो वैल्यू है वो NeAVD इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और N किसकी कहानी होगी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। E ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A एरिया, और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा भाई साहब, अब अगर हम सेमीकंडक्टर्स में आ जाए, तो सेमीकंडक्टर्स में जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी है और होल्स की वजह से भी है। तो सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर दो है, तो सेमीकंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर है वो दो हैं, और करंट जो बनेगा वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी बनेगा और होल्स की वजह से भी बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही हो, इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, तो उसमें कैटाइन एनाइन दोनों तरह के आइंस होते हैं, है ना, और ऑब्वियसली कैटाइन और एनाइन अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। अगर कैटाइन इधर भाग रहा है तो एनाइन उसके उल्टा भागेगा। क्या हमें ये समझ में आता है कि कैटाइन एनाइन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, पर उनके चलने से करंट सेम डायरेक्शन में बन रहा है। हेंस अगर मुझे करंट कितना बन रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ये समझना हो, तो एनाइन की वजह से करंट और कैटाइन की वजह से करंट जोड़ना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो ना, से बात है, जोड़ना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स एंड होल यहां भी एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल जो करंट बनेगा सेमीकंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों को जोड़कर ही बनेगा। इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉनिक करंट और होल करंट कितना है उसके लिए हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब मैं IE की वैल्यू रखूंगा इस फॉर्मूले में करंट निकालने के लिए, करंट को अगर मैं लिखना चाहूंगा तो करंट को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि NE है ना भाई, NE इंटू E इंटू A इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इलेक्ट्रॉन्स की। ये हो गया NeAVD किसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और ऐसा ही क्या होल्स के लिए भी लिखना पड़ेगा? कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन इस तरह के बन जाते हैं, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन, होल कंसंट्रेशन, एरिया दोनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग दे देगा।
एल्जेब्रिकली भी दे सकता है, न्यूमेरिकली भी दे सकता है। और आपसे पूछेगा करंट कितना है, तो बहुत आसान है समझना, NHEAVDH, दोनों को जोड़ेंगे तो करंट निकल आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो करंट निकल आएगा। क्या बात समझे, क्या समझे भाई, ऐसा है। तो छोटे मोटे क्वेश्चन इस पर कभी कभी बन सकते हैं, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान है। तो सेमीकंडक्टर्स में करंट दोनों को जोड़कर निकलेगा, है ना। ऑब्वियसली इंसुलेटर्स में तो कोई करंट है ही नहीं, तो निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। नो करंट नो लोड, नो करंट नो लोड, राइट। अच्छा जी, चलिए, तो ये वाली बात भी अब हमें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है। ठीक, फिर आ जाते हैं कंसेप्ट ऑफ होल्स, जिसको मैंने अभी अभी जस्ट समझाया ही था कि सेमीकंडक्टर्स में होल का जो कंसेप्ट है वो क्या है। तो क्या होल हमने जो समझ लिया है उसके अनुसार, क्या होल वैलेंस बैंड में डेफिशिएंसी, खाली जगह है, कहां पर है, वैलेंस बैंड में। तो वैलेंस बैंड में जो डेफिशिएंसी है, जो खाली जगह है, उसी को तो होल कह रहे हैं। तो दैट मींस होल का एक्चुअली कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, खाली जगह है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है ना, खाली जगह है। पर ये खाली जगह जब भर ली जाएगी, तो जिस चीज से भरी जाएगी, जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूं, है ना, तो मैंने जितना वॉल्यूम घेर रखा है ना, मैं हट जाता हूं अगर यहाँ से, तो क्या ये जगह एम्प्टी हो गई ना, खाली जगह हो गई। तो क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि मैं तो इधर से इधर गया, और जब मैं यहाँ खड़ा था तो जो एम्प्टी स्पेस वहां थी वो वहां से यहाँ आ गई। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया है अलग, इस वजह से हमें होल के अलग मूवमेंट की बात करनी पड़ रही है। तो होल एक तरह का पॉजिटिव चार्ज कैरियर जैसा है, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक है ना, सिंबॉलिक है ये बात। तो होल को हम ऐसा मान सकते हैं कि होल के पास कितना चार्ज है, प्लस ई। कितना चार्ज है होल के पास, प्लस ई। होल के पास कितना चार्ज है, प्लस ई, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, फिर एक शब्द होता है मोबिलिटी, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं वैसे तो हम मोबिलिटी, और मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी, मोबिलिटी, मोबिलिटी जिसका म्यू सिंबल होता है, और ये मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी डिवाइडेड बाय ई, वीडी डिवाइडेड बाय ई, इसको मोबिलिटी कहते हैं। ठीक, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजी है ना चलना। जस्ट इमेजिन करो, दोनों तरह के मूवमेंट को सोचो। तो होल जो खाली जगह है, उसका मूवमेंट जो शेयर्ड बॉन्डेड पेयर्स हैं उनके बीच जो होगा, और इलेक्ट्रॉन जो एक्चुअली अपने आप में एक एंटिटी है जिसका एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट होगा कंडक्शन बैंड में, किसका मूवमेंट ज्यादा इजी है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ज्यादा इजी है। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल्स की तुलना में ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ होल्स नेचुरली। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। इसको आसान भाषा में समझाने के लिए हम ऐसा सिंबॉलिकली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी इसलिए ज्यादा है होल से क्योंकि होल भारी है। सो दैट हमको दिमाग में एक आइडिया लगे, मैकेनिक्स वाला आइडिया लगे कि भैया जो चीज भारी होगी वो धीरे चलेगी, जो चीज हल्की होगी वो तेज चलेगी, काइंड ऑफ, अगर आइडेंटिकल फोर्स सिचुएशंस में दोनों को रख दिया गया है तो, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ऐसा कह दे रहे हैं कि जो इफेक्टिव मास है होल्स का जो इफेक्टिव मास है होल्स का, दैट इज मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितनी मजेदार बात है, दो मास ऑफ होल जैसी कोई चीज है ही नहीं। होल तो खाली जगह, उसका मास कहां से आ गया, खाली जगह है। पर सिंबॉलिक है ये बात, सिंबॉलिक बात है ये। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। तो भैया सिंबॉलिक मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बात करी मैंने, और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल, ये मैंने दूसरी बात करी, है ना भाई। अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई होल का मास कम क्यों, इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा क्यों, अगर कोई ऐसा कहता है तो मैं आंसर मोबिलिटी पर खिसका दूंगा। मैं कहूंगा अच्छा अच्छा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है। और अगर कोई ये पूछता है मुझसे कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल से ज्यादा क्यों है, तो मैं इसका जवाब मास पर खिसका दूंगा, क्योंकि मैं बहुत चालाक हूं, है ना, इसलिए। तो अगर कोई मुझसे मोबिलिटी पूछता है तो मैं मास से जवाब दूंगा, और कोई मास का कारण पूछता है तो मैं मोबिलिटी से जवाब दूंगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मुझसे अगर मैटर पूछता है, व्हाट इज मैटर, तो मैं कहता हूं एनीथिंग विच हैज मास। और कोई अगर पूछता है कि मास क्या है, तो हम कहते हैं अमाउंट ऑफ मैटर, है ना। ऐसे गोल मोल डेफिनेशन बनाई जाती हैं, है ना भी, एक दूसरे पर टिकाई जाती है डेफिनेशन, और दोनों डेफिनेशन एक साथ अगर किसी ने पूछ लिया तो गड़बड़ हो जाती है। तो फॉर्चुनेटली ऐसा जनरली होता नहीं है,
एक बार में आदमी एक ही प्रश्न पूछता है और उसका अकॉर्डिंगली जवाब दे दिया जाता है। ठीक है जी, ऐसा है। ऑब्वियसली मोबिलिटी ऑफ होल इज लेस देन इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको समझा दिया। ठीक, अच्छा ये हो गई एक बात। फिर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर किसी सेमीकंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो जंप करके जा रहे हैं, उतने ही होल्स बन जाएंगे, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड, अच्छा वो टेम्परेचर का खेल होगा उसमें। टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूंगा तो क्या अच्छा इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन। तो अगर अपन टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। टेम्परेचर ही तो एकमात्र तरीका है जिससे मैं एनर्जी दे पा रहा हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो पाएंगे, बिल्कुल ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो पाएंगे। हेंस कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर रहे हैं, नेचुरली वो टेम्परेचर का फंक्शन होना ही चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर रहे हैं, वो टेम्परेचर का फंक्शन होना चाहिए, टेम्परेचर का फंक्शन होना चाहिए। और वो मैथमेटिकल फंक्शन कि कितने इलेक्ट्रॉन जंप कर जा रहे हैं, या रेट ऑफ जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, एंड रेट ऑफ जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी टी टेम्परेचर पर, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। दो इस फॉर्मूले पर आज तक कुछ पूछा नहीं गया है कभी भी, पर स्टिल टू बी ऑन द सेफर साइड हल्का सा अगर हम इसको भी दिमाग में रखेंगे तो कोई बुराई नहीं है। ए एक तरह का कांस्टेंट है, टी टू द पावर 3/2 ई टू द पावर माइनस ई जी फॉरबिडन एनर्जी गैप डिवाइडेड बाय 2kT। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है जी। तो एन जो कि बेसिकली रेट है कि किस रेट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इधर से उधर, इज इक्वल टू ए टी टू दी पावर 3/2, टेम्परेचर केल्विन में है महाराज, टी टू दी पावर 3/2 और ई टू दी पावर माइनस ऑफ डेल्टा ई जी फॉरबिडन एनर्जी गैप डेल्टा ई जी डिवाइडेड बाय 2kT, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 2kT। ठीक है, ऐसा है। तो इस पर कुछ पूछा नहीं जाता है, पर आप समझ लीजिए फिर भी कि t की पावर 3/2 भी है और फिर e की जो पावर है उसमें t डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो डेफिनेटली टेम्परेचर के साथ बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार खेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिटेड का होगा। ठीक है जी, अच्छा जी, चलो यहां तक बात समझ में आ जाती है, यहां तक बात समझ में आ जाती है। अगर मैं ये जो डेटा था, अगर मैं इस डेटा का इस्तेमाल करके एक्चुअली सिलिकॉन और जर्मेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो पा रहे हैं अगर मैं उसको निकालने की कोशिश करूं, तो जो रिजल्ट आता है हमारे पास वो एक्सट्रीमली पुअर है। एक्सट्रीमली पुअर इन द सेंस कि आउट ऑफ 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स या 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन एक का ट्रांसफर हो पा रहा है। कहां से कहां? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, है ना। दैट मीन्स अगर हम एक्चुअल सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो उन एक्चुअल सेमीकंडक्टर्स में ये जो एक्सप्रेशन लिखा था या जो एक्चुअल एक्सप्रेशन है उसको मद्देनजर या प्रैक्टिकल ग्राउंड्स को देखते हुए अगर बात करें तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन और होल बन रहे हैं या जो हैं उनकी जो गिनती है वो बहुत ही ज्यादा पुअर है, बहुत ज्यादा पुअर है ना भाई। तो अगर मैं प्योर सेमीकंडक्टर की बात करता हूं, प्योर सेमीकंडक्टर, अगर मैं प्योर सेमीकंडक्टर की बात करता हूं तो प्योर सेमीकंडक्टर की मैं बात करता हूं तो प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के जो पेयर बन रहे हैं या जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी जो गिनती है वो इतनी ज्यादा पुअर है, इतनी ज्यादा पुअर है, इतनी ज्यादा पुअर है कि 10 टू द पावर -3 एम्पियर या -5 एम्पियर का करंट भी नहीं चला पाएंगे। उससे भी छोटे ऑर्डर का करंट, जैसे 10 की पावर -30 एम्पियर, -50 एम्पियर, उस ऑर्डर का करंट प्योर सेमीकंडक्टर में चल पाएगा, जो इतना कमजोर है कि वो सिग्नल के रूप में भी यूज नहीं किया जा सकता है। मैं घुमा फिरा के जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि प्योर सेमीकंडक्टर का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में प्योर सेमीकंडक्टर का कोई इस्तेमाल नहीं है। एक्चुअली क्यों नहीं है कोई इस्तेमाल? क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स एक्सट्रीमली पुअर होते हैं। चार्ज कैरियर्स आर वेरी लेस, चार्ज कैरियर आर वेरी वेरी लेस, चार्ज कैरियर आर वेरी लेस, और इतने लेस चार्ज कैरियर से उतना भी करंट नहीं बन पाएगा जिससे एटलीस्ट सिग्नल के लिए भी कुछ तो चाहिए ना स्ट्रेंथ करंट की। दिस कैन नॉट बी इवन यूज्ड फॉर सिग्नल पर्पस, इतने ज्यादा कम है, इतने ज्यादा कम है ना। तो नेचुरली जैसे हम इनऑर्गेनिक में जानते हैं ना रिफाइनिंग करनी पड़ती है ना, तो नेचुरली जो मिल रहा है ना, वो एक्चुअली तो किसी काम का ही नहीं है ना। वो जो जिसको ओर कहते हैं वो तो किसी काम का है ही नहीं। बड़ी मेहनत करके उस ओर में से रिफाइन कर करके उसमें सारी इंप्योरिटीज हटा हटा के हम फिर एक्चुअल मेटल तक पहुंचते हैं, जिसको माइनिंग कहते हैं, है ना। और खतरनाक प्रोसेस है माइनिंग, उसमें बहुत कुछ करना पड़ेगा,
है ना, या ऐसा कह लो कि जो क्रूड ऑयल निकलता है जमीन से, नेचुरल रिसोर्स, तो सारी नेचुरल रिसोर्सेज ऐसी ही होती हैं। जो क्रूड ऑयल निकलता है जमीन से, है ना, वो एकदम काले रंग का रहता है, राइट। कोई सोच भी नहीं सकता कि इसमें से इतने सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल से, पेट्रोल, डीजल, है ना भी, कोल तार और ना जाने क्या क्या तरह की चीजें, गैस, एलपीजी, जो कि हमारे घरों में सप्लाई होती है ना, हजारों तरह की चीजें उस क्रूड ऑयल से बना ले, लेकिन क्रूड ऑयल को देख के किसी को नहीं समझ में आ सकता। केवल सीधे सीधे मैं आपको दे दूं क्रूड ऑयल, तो आप उसको देख के समझ भी नहीं सकते कि अच्छा इससे इतने इतने प्रोडक्ट बन सकते हैं, है ना। ऐसा ठीक उसी प्रकार से प्योर सेमीकंडक्टर का कोई इस्तेमाल नहीं है, प्योर सेमीकंडक्टर का कोई यूज नहीं है, तो नो यूज। तो क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, है ना, सही बात है, इसको थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसको इंप्रूव करना पड़ेगा। तो वो हमने किया, और जब हमने ऐसा किया तो ऑब्वियसली इम्प्योर सेमीकंडक्टर हो गया, इम्प्योर हो गया, जिसको हम डोप्ड सेमीकंडक्टर बोलेंगे या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो इस भाषा में या इस तरह से देखने की वजह से हमें सेमीकंडक्टर को दो नामों में तोड़ना पड़ेगा। तो सेमीकंडक्टर को हमें दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, इनट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इनट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब इम्प्योर, मतलब डोप्ड। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्या मतलब है कि आपने इसमें कुछ मिला दिया है ना, आपने इसमें कुछ मिला दिया है ना, एडेड इम्प्योरिटीज, एडेड इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज भले ही मैं यूज कर रहा हूं शब्द इम्प्योरिटीज, पर वो इम्प्योरिटीज से मतलब है कि कुछ ऐसा मिला दिया जो उसके खुद के जैसा नहीं था, जिसको अब हम बोलेंगे डोपेंट, और इस फिनोमेना को बोलेंगे डोपिंग, और सेमीकंडक्टर को बोलेंगे डोप्ड सेमीकंडक्टर। सही बात है। ये जो इम्प्योरिटीज हैं, इन इम्प्योरिटीज को बोला जाएगा डोपेंट, डोपेंट, डोपेंट। और इम्प्योरिटीज मिलाएंगे उस प्रोसेस को बोलेंगे डोपिंग, डोपिंग, डोपिंग। और अब डोपिंग करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बन जाएगा उसको बोलेंगे डोप्ड सेमीकंडक्टर, डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डोप्ड भी कह सकते हैं, इसको डोप कर दिया गया है, डोप्ड, ठीक है, डोप्ड, डोप्ड भी कह सकते हैं, ठीक। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सॉरी का मतलब प्योर, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब है डोप्ड, है ना। जब भी डोपिंग की जाएगी तो हमको एक बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि वो जो जो डोपेंट है वो काफी हद तक हमारा जो ओरिजिनल सेमीकंडक्टर था, जैसे अगर सिलिकॉन में डोपिंग कर रहे हैं तो सिलिकॉन का जो एटम है लगभग उसके आसपास के साइज का हो, सो दैट, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर सॉलिड्स होते हैं तो इनका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं सिलिकॉन एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, उसमें उसमें कहीं कॉर्नर पर कोई सिलिकॉन एटम था, उसको हटा के हम डोपेंट वहां पर रख देंगे, डोपेंट वहां पर रख देंगे। तो जो साइज है डोपेंट का, जो साइज है वो काफी हद तक जो ओरिजिनल सेमीकंडक्टर है उसके आसपास का ही होना चाहिए, सो दैट जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है वो ना टूट जाए, लेटेस्ट स्ट्रक्चर ना टूट जाए। तो दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो डोपिंग बहुत ज्यादा नहीं करी जा सकती, ऐसा नहीं कि लालची बन के आपने इतनी ज्यादा डोपिंग कर दी कि आटे में नमक मिलाना था, अभी ऐसा लग रहा है कि नमक में आटा मिला हुआ है आटे में नमक मिलाना था तो ज्यादा तो आटा ही रहेगा ना भाई, नमक एक चुटकी होगा, है ना। अब आप लालची बन के नमक डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, तो ये तो नमक में आटा हो गया ये तो नमक में आटा हो गया ना, ऐसा, सही बात है। तो डोपिंग जो करेंगे वो परसेंटेज वाइज काफी पुअर होगी, है ना, काफी ज्यादा पुअर होगी डोपिंग। तो दैट मीन्स बहुत ज्यादा नहीं कर देना है, और बहुत ज्यादा इसलिए भी नहीं कर देना है क्योंकि हम ओरिजिनल जो सेमीकंडक्टर है उसके बिहेवियर को बदलना नहीं चाहते हैं, केवल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ाना चाहते हैं, तो स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहते, और जो वो है उसको वैसे का वैसे ही रखना चाहते हैं। केवल नेचुरली चूंकि उसके पास चार्ज कैरियर कम है तो हम चार्ज कैरियर बढ़ाना, तो डोपिंग से होगा क्या, इंप्रूव इन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हो जाएगा। तो ये जो डोपिंग है ना, ये जो डोपिंग फेनोमेना है, इस डोपिंग फेनोमेना से होगा क्या, इस डोपिंग फेनोमेना से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंप्रूव हो जाएंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे, है ना, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों की वैलेंसी है 4, है ना। तो ये जो डोपेंट है, ये डोपेंट दो प्रकार के होते हैं, एक वो जिनकी वैलेंसी है 3, और एक वो जिनकी वैलेंसी है 5,
है ना। तो अगर मैं 3 वैलेंसी वाला एक डोपेंट मिला दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, तो मान लेते मैंने एल्यूमिनियम मिला दिया 3 वैलेंसी वाला, तो सिलिकॉन के पास तो 4 वैलेंसी है, जबकि एल्यूमिनियम के पास तो 3 ही वैलेंसी है ना। तो एल्यूमिनियम के जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो तो शेयर बॉन्ड बना लेंगे, पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं है एल्यूमिनियम के पास और ऑक्टेट पूरा करना है, तो क्या एक चौथा जो पेयर बनेगा, है ना, उसमें क्या एक एक्स्ट्रा होल जैसी कोई चीज होगी, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं। तो अगर हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिला दें, ट्राइवेलेंट डोपेंट मैंने आपसे कहा 2 प्रकार के हो सकते हैं, ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट। तो अगर हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिला दें, ट्राइवेलेंट ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिला दें, तो क्या ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिला देने से बेसिकली आपने होल बढ़ा लिए, जितने जितने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के एटम, जितने एल्यूमिनियम एटम मिला दोगे, मान लेते हैं 10,000 मिला दिए, तो क्या 10,000 होल बन जाएंगे। समझ रहे हो, करेक्ट है, होल बन जाएंगे, है ना। अच्छा, प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स की जो डेंसिटी है वो बराबर होती है प्योर सेमीकंडक्टर में, पर इम्प्योर सेमीकंडक्टर में तो हम क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो अगर आपने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिला दी, तो क्या होल्स की काउंटिंग इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग से ज्यादा हो जाएगी, आर्टिफिशियली बनाया गया है। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिला देने से क्या हो जाएगा, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिला देने से भाई साहब जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि अब नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम वुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम वुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और अब एक शब्द आएगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ध्यान रखना है, प्योर सेमीकंडक्टर में ना तो कोई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है ना ही कोई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, क्योंकि दोनों बराबर दम रखते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी माइनॉरिटी नाम की कोई चीज नहीं है, ये शब्द केवल डोप्ड सेमीकंडक्टर के लिए है। तो अगर हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिला देंगे, तो चूंकि होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गई है, तो क्या होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहलाएंगे और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहलाएंगे। इस वजह से ऐसा कर देने की वजह से होल्स 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 आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नाउ, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्या मेरी बात समझे, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, सही है। अच्छा जी, है ना। इस वजह से, और हम जानते हैं कि होल तो पॉजिटिव चार्ज जैसा है, सिंबॉलिक पॉजिटिव पार्टिकल जैसा है, तो क्या मैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिला देने के बाद अब इस सेमीकंडक्टर को कहूंगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी मतलब पॉजिटिव, जिससे हमें ध्यान रहे कि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है। हेंस ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिला देने पर सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है ना। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिला देने पर सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स की काउंटिंग इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है, होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट चलता है वो प्राइमरली होल्स की वजह से ही चलता है, क्योंकि होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। हेंस होल की वजह से जो करंट आएगा, होल्स की वजह से जो करंट आएगा, दैट वुड बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट, और ऐसा होने की वजह से नेट करंट इज अप्रोक्सीमेटली ओनली बिकॉज ऑफ होल्स। तो नेट करंट इज एक्चुअली ओनली बिकॉज ऑफ होल्स, किसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। सही बात है। ऐसा ही अगर हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिला दें, है ना, ऐसा ही अगर हम पेंटावेलेंट, है ना, पेंटावेलेंट अगर हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिला दें, तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिला देने से क्या हो जाएगा भाई साहब, तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मतलब 5 वैलेंसी, 5, है ना, सही बात है। तो कोई एलिमेंट 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेकर आया, उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो पेयर बना लेंगे, एक फ्री रह जाएगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया है ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही कहलाएगा। हेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग होल से ज्यादा हो जाएगी, है ना। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिला देने से चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग ज्यादा हो गई है, तो क्या ये एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। अब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिला देने से क्या कहलाएगा, है ना, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिला देने से ये एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा।
और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो करंट होगा वो ऑब्वियसली प्राइमरली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होगा। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन कहलाएंगे? होल्स, है ना। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक, यहां पर एक छोटी सी लॉ है जिसको मास एक्शन लॉ बोलते हैं, जिस पर कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं। मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ ये कहती है, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि बहुत ज्यादा इंप्योरिटी तो नहीं मिला सकते। मास एक्शन लॉ ये कहती है कि चाहे तुम ट्राइवेलेंट मिलाओ चाहे भैया पेंटावेलेंट मिलाओ, दैट मीन्स चाहे तुम एन टाइप की बात करो चाहे पी टाइप की बात करो, मिला देने के बाद जो होल और इलेक्ट्रॉन का नया कंसंट्रेशन बन रहा है उनका जो प्रोडक्ट है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। मिला देने के बाद अब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो नया कंसंट्रेशन बन रहा है उनका जो प्रोडक्ट है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, है ना। इसको कहते हैं मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ ये भी रेस्ट्रिक्ट करती है एक्सेसिव डोपिंग को। मास एक्शन लॉ की वजह से भी हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव डोपिंग नहीं कर सकते। तो मास एक्शन लॉ कहती है कि चाहे डोप्ड सेमीकंडक्टर हो चाहे अनडोप्ड सेमीकंडक्टर हो, NH और Ne का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। तो जब डोपिंग नहीं करी थी, जब Ne और NH आपस में बराबर थे, जब Ne और NH आपस में बराबर थे और N थे, मान लेते हैं Ne और NH आपस में बराबर थे और N थे, और अब अपन ने डोपिंग कर दी और अब NH और Ne की नई वैल्यूज आ गई हैं, तो मास एक्शन लॉ ये कहता है कि NH और Ne की जो नई वैल्यूज आ गई हैं वो पुरानी वैल्यूज जो थी जब डोपिंग नहीं करी थी, है ना, उनका जो स्क्वायर था उसके बराबर होगा। तो NH इंटू Ne बराबर N का स्क्वायर, NH इंटू Ne बराबर N का स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एज मास एक्शन लॉ। बहुत सरल, बहुत सिंपल क्वेश्चन, सीधे सीधे जैसा लॉ लिखा हुआ है अभी अभी बोर्ड पर, सीधे सीधे ही वो आपको दो डेटा देके तीसरा पूछ लेगा, NH दे देगा, N दे देगा, Ne पूछ लेगा, है ना। बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर, है ना, क्वेश्चन बन जाते हैं मास सेक्शन लॉ पर, क्वेश्चन बन जाते हैं भाई साहब। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये एक तरह का मैंने लाइन डायग्राम बनाया जैसे सारी कहानी समझ में आनी चाहिए कि प्योर सेमीकंडक्टर का कोई यूज नहीं, इम्प्योरिटी मिलानी पड़ेगी, जिस वजह से सेमीकंडक्टर के दो टुकड़े कर दिए, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कोई इस्तेमाल नहीं है इस दुनिया में, जो भी इस्तेमाल है एक्सट्रिंसिक का है। एक्सट्रिंसिक मतलब डोप्ड, जो कि दो प्रकार के हो सकते हैं, एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप कब बनेगा? एन टाइप तब बनेगा जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाओगे। पी टाइप कब बनेगा? पी टाइप तब बनेगा जब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाओगे। और पी टाइप अगर बन गया तो उसमें होल्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल कहलाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, करंट भी होल की वजह से होगा। और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिला दोगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन होल से ज्यादा होगा और करंट भी इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होगा। और आखिरी बात मैंने कही कि मास एक्शन लॉ हमसे ये कहता है कि NH और Ne का जो प्रोडक्ट है वो पुराने N स्क्वायर के बराबर होएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक हमें सब समझ में बहुत अच्छे से आ गया, बहुत इजी है, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। ये जो मैंने अभी आपसे बातें कह दी उसमें से कुछ कुछ यहाँ पर लिखी हुई हैं, उनको एक बार पढ़ लेते हैं कि डोपेंट एटम शुड टेक द पोजीशन ऑफ सेमीकंडक्टर एटम इन द लैटिस, अभी समझाया था मैंने। अच्छा जी, प्रेजेंस ऑफ डोपेंट एटम शुड नॉट डिस्टॉर्ट द क्रिस्टल लैटिस, क्योंकि हम ओरिजिनल सेमीकंडक्टर के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। साइज ऑफ द डोपेंट शुड बी ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ क्रिस्टल एटम, है ना भाई। और द कंसंट्रेशन ऑफ डोपेंट एटम शुड नॉट बी लार्ज, नॉट मोर देन 1%। तो जो डोपिंग है वो लेस देन 1%, लेस देन 1% होती है ना। जो डोपिंग है दैट इज लेस देन 1%, 1% से भी कम। फिर डोपिंग कर देने से क्या क्या बन गया भाई साहब? एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया, समझ लिया हमने। मास एक्शन लॉ बन गया, समझ लिया। रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स को तो हम पहले ही रफली उस पर बात कर चुके हैं। ठीक है भाई साहब, ये सब चीजें बनी। अच्छा जी, अब अपन ने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बना लिया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बना लिया, बहुत बढ़िया काम किया। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, फिजिकली जोड़ दूं, तो एक चीज बनेगी जिसको बोलते हैं पीएन जंक्शन। अगर इन दोनों को फिजिकली जोड़ दूं तो एक चीज बनेगी जिसको मैं पीएन जंक्शन बोलूंगा। तो पीएन जंक्शन क्या चीज है? पीएन जंक्शन पी टाइप पीएन जंक्शन ये काफी इंटरेस्टिंग है और काफी लॉजिकल भी है।
तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अभी तक हम जो भी डिस्कस कर रहे थे वो बेसिकली फाउंडेशंस ले हो रही थी इस चीज के लिए। तो बेसिकली पीएन जंक्शन ही है मेन बात। अब जो बच गई है पीएन जंक्शन ही मेन बात है। पीएन जंक्शन को ही दूसरा नाम है डायोड। नाम सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, डायोड। पीएन जंक्शन का ही दूसरा नाम है डायोड। तो इसको बहुत अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है। तो बेसिकली हमने क्या किया कि हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर अलग अलग बनाए और फिर उन दोनों को चिपका दिया आपस में, है ना, वेल्ड कर दिया या दोनों को रिजिडली रख दिया। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को मैंने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को मैंने आजू बाजू में रखा। ये मान लेते हैं ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और मान लेते हैं कि ये भाई साहब एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना। मान लेते हैं कि ये महाराज एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है हमारे, ठीक है ऐसे। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को अपन ने ऐसे आजू बाजू में रख दिया, सेम साइज है, सेम साइज है दोनों का, ऐसे रख दिया, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पी टाइप है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पी टाइप है, राइट हैंड साइड एन टाइप है, लेट्स से। तो दिस इज पी साइड एंड दिस इज एन साइड, ठीक है। तो पी वाली जो साइड है उसमें होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, पी वाली जो साइड है उसमें होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो पी वाली साइड में ऑब्वियसली बहुत सारे होल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, होल्स ज्यादा होंगे। तो होल्स ऐसे दिखा दे रहा हूं मैं, होल्स को खाली जगह ऐसे, इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, होल्स की खाली जगह खाली जगह खाली जगह खाली जगह। और उधर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है हमारा उसमें इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स दिखा दे रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, समझ रहे हो बात को, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। होल्स भी हैं पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन एन टाइप में, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर उधर कौन है, होल्स। अच्छा जी, अब तुम शायद जानते होगे एक शब्द होता है डिफ्यूजन, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ना। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि ऑल बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस, ऑल बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस, दो लोग आपस में मिले, है ना, दोनों लोगों के माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एटम्स या जो भी लोग हैं वो आपस में इंटरमिंगल होने लगे, ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कंसंट्रेशन दोनों दोनों जो मिल रहे हैं लोग उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत देर तक पानी में रहें तो हमारी जो उंगलियां हैं, है ना, फूल जाती हैं, देखा है ना, फूल जाती हैं। क्यों, क्या हुआ, पानी बाहर से स्किन को क्रॉस करके अंदर घुस गया, ये तो हुआ, है ना। तो हमारी जो स्किन है शरीर की उसको क्रॉस करके पानी अंदर घुस गया, ऐसा कुछ हुआ, सही बात है, ऐसा कुछ हुआ। इसी चीज को अगर केवल वाटर के लिए हो रहा है तो ऑस्मोसिस कहते हैं, जो बायोलॉजी का शब्द है। अगर वाटर है वो लिक्विड जिसका मूवमेंट हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। इन जनरल दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। इन जनरल तो डिफ्यूजन बड़ा टर्म है, ऑस्मोसिस उसका एक बहुत ही छोटा सा ब्रांच है। अच्छा जी, यहां पर हम पानी की नहीं, यहां पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की। तो क्या ऐसा होगा कि चूंकि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या इलेक्ट्रॉन उधर से उधर जाने की कोशिश करेंगे और होल्स इधर से उधर जाने की कोशिश करेंगे? सोचो और समझने की कोशिश करो, है ना। तो क्या जैसे ही आप इनको कांटेक्ट में लाओगे, क्या जो होल्स हैं वो होल्स जो हैं वो उधर भागने की कोशिश करेंगे, है ना, शरारती बच्चे हैं। तो जो होल्स हैं शरारती बच्चों की तरह उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ऐसे ऐसे जाने की कोशिश करेंगे, ऐसे जाने की कोशिश करेंगे, है ना। और इधर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी शरारती बच्चों की तरह इस तरफ भागने की कोशिश करेंगे, वो भी शरारती बच्चों की तरह ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। और ऐसा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एन से पी की तरफ और होल का मूवमेंट पी से एन की तरफ होने लगेगा, है ना। तो बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, because of diffusion, holes holes move holes move from p to n, and electrons move from n to p, and electrons move from n to p side, सही है ऐसा। और इसकी वजह से एक छोटा सा करंट जैसी चीज बनेगी जिसको हम कहेंगे डिफ्यूजन करंट। ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, इस मूवमेंट के कारण इस मूवमेंट के कारण एक तरह का करंट बना जिसका नाम है
डिफ्यूजन करंट, है ना। तो एक तरह का करंट बना जिसका नाम है आई डिफ्यूजन। आई डिफ्यूजन, समझ में आनी चाहिए बात, डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट किधर से किधर है, पी साइड से इन साइड की तरफ। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट किधर है, फ्रॉम 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 पी साइड टू एन साइड, फ्रॉम पी टू एन, ये डिफ्यूजन करंट है। पी साइड से एन साइड की तरफ डिफ्यूजन करंट बनेगा। मैं उधर भी दिखा दे रहा हूं, मैं उधर भी दिखा दे रहा हूं। तो पी साइड से एन साइड की तरफ ऐसे एक तरह का करंट बनेगा जिसको अपन डिफ्यूजन करंट बोलेंगे। ये बात है, जिसको हम डिफ्यूजन करंट बोलेंगे, आई डिफ्यूजन। आई डिफ्यूजन, ठीक है भाई, सब समझ में आ गई बात। अब जब ये ऐसा होगा, जब ये ऐसा होगा, होल्स यहां से चलकर यहां और इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां चलकर जाएंगे, दैट मीन्स थोड़ी देर बाद अगर हम इसको देखें, है ना, थोड़ी देर बाद अगर हम इसको देखें, थोड़ी देर बाद ऐसा और ऐसा ही इसके साथ भी कर लेते हैं। तो थोड़ी देर बाद अगर हम इसको देखें तो क्या हुआ होगा कि जो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर से इधर खिसक के पहुंच गए होंगे, होल्स उधर से उधर पहुंच गए होंगे, और ये ओवरलैपिंग टाइप का हो गया होगा, ऐसा कुछ, ऐसी कुछ सिचुएशन। फिजिकल मूवमेंट तो नहीं हुआ है, फिजिकल मूवमेंट तो नहीं हुआ है, पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट और होल्स का मूवमेंट हुआ है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स 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 इसको क्रॉस करके मान लेते हैं कि यहाँ 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 तक आ गए, और होल्स इधर से क्रॉस करके मान लेते हैं कि होल्स इधर से क्रॉस करके यहाँ यहाँ यहाँ, होल्स इधर से क्रॉस करके यहाँ 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 पहुंच गए। ऐसा हम अगर इमेजिन करें, है ना भाई, अगर हम ऐसा इमेजिन करें तो एक लेयर टाइप की चीज बीच में बन जाएगी ऐसे ऐसे, जिसको बोलेंगे डिप्लीशन लेयर। क्या बोलेंगे, डिप्लीशन, डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर, एक लेयर जैसी चीज बन जाएगी जिसको बोलेंगे डिप्लीशन लेयर, है ना। इन इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ आने की वजह से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये वाली साइड पर तो एक तरह से नेगेटिव चार्जेस, है ना, यहाँ तो एक तरह से नेगेटिव 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 नेगेटिव, और यहाँ एक तरह से पॉजिटिव 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 चार्जेस हो गए हैं। और ऐसा हो जाने से, चूंकि यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गए हैं, तो क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की तरफ। तो क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, डिप्लीशन लेयर के अंदर में, तो क्या डिप्लीशन लेयर के अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। देखो जरा ध्यान से, तो जिसको मैंने ब्लू कलर से दिखाया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है विद इन द डिप्लीशन लेयर। क्या है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन डिप्लीशन लेयर। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डिप्लीशन लेयर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिप्लीशन लेयर में जो नए इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर बन रहे होंगे, नए इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर इस डिप्लीशन लेयर में बन रहे होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल के पेयर बनते ही रहते हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनका रेट बढ़ जाता है। तो मान लेते हैं कि एक ताजा ताजा तरोताजा इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बना, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, है ना भाई, और लेट अस इमेजिन ये है होल। तो होल चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस होल पर फोर्स किधर लगाएगी, लेफ्टवर्ड, और ये इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगाएगी, राइटवर्ड। क्या मेरी बात समझ रहे हैं। तो डिप्लीशन लेयर में चार्जेस के एक्यूमुलेट हो जाने के कारण अंदर में जो डिप्लीशन लेयर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है ना, डिप्लीशन लेयर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है उसकी चर्चा चल रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन डिप्लीशन लेयर, विद इन डिप्लीशन लेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन डिप्लीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन डिप्लीशन लेयर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन डिप्लीशन लेयर causes freshly formed, causes freshly formed electron hole pair, freshly formed electron hole pair to ड्रिफ्ट मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाकर इन चार्जेस को खींचेगी, इसको ड्रिफ्ट बोलेंगे, ड्रिफ्टिंग, इसको ड्रिफ्ट बोलेंगे, है ना। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज है, ये जो होल है पॉजिटिवली चार्ज, ये किधर ड्रिफ्ट होगा, लेफ्ट तरफ, और ये जो नेगेटिवली चार्ज है इलेक्ट्रॉन वो किधर ड्रिफ्ट होगा, राइटवर्ड, है ना। तो तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन डिप्लीशन लेयर कॉजेस फ्रेशली फॉर्म्ड इलेक्ट्रॉन होल पेयर टू ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन होल पेयर टू ड्रिफ्ट, है ना, ठीक है, फुल स्टॉप। और अब हम समझ रहे हैं होल्स होल्स ड्रिफ्ट टू
कौन सा साइड? पी साइड. होल्स ड्रिफ्ट टू पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट टू है ना, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट टू. तो ये इस इलेक्ट्रॉन पर ये फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट टू एन साइड. सही है. और इनके इस मूवमेंट से भी एक और करंट बनेगा जिसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट. इनके इस मूवमेंट से क्या बनेगा? इनके इस मूवमेंट से बनेगा एक ड्रिफ्ट करंट, आई ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट करंट जो किधर से किधर की तरफ होगा? इनके इस मूवमेंट से बनेगा एक ड्रिफ्ट करंट. और ये जो ड्रिफ्ट करंट होगा भाई साहब, ये ड्रिफ्ट करंट किधर से किधर? ये जो ड्रिफ्ट करंट होगा, ये ड्रिफ्ट करंट किधर से किधर की तरफ होगा? इनके इस चीज से, जैसे मैंने वहां दिखाया, ऐसे ही बनेगा आई ड्रिफ्ट. आई ड्रिफ्ट. और ये आई ड्रिफ्ट किधर से किधर की तरफ होगा? ये जो ड्रिफ्ट करंट है, दिस ड्रिफ्ट करंट वुड बी फ्रॉम एन साइड टू पी साइड. आई ड्रिफ्ट फ्रॉम एन टू पी. क्या हमको ये दिखाई दे रहा है साफ साफ बोर्ड पर? दो तरह के करंट लिखे हैं, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट. और क्या हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं. ये दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं. हेंस किसी पीएन जंक्शन को अगर हमने अभी अभी फ्रेशली बनाया है, थोड़ी देर छोड़ दें, तो थोड़ी देर छोड़ देने के बाद क्या एक तरह की सैचुरेशन स्टेट आ जाएगी. जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो क्या फिर फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस या इंक्रीमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन डिप्लीशन लेयर या इंक्रीमेंट इन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर अब फर्दर नहीं होगा. सही बात है. तो वेरी सून ड्रिफ्ट करंट, है ना, एंड डिफ्यूजन करंट वुड बिकम इक्वल टू ईच अदर और सिस्टम एक तरह की इक्विलिब्रियम सिचुएशन में पहुंच जाएगा. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमें समझ में आ रहा है ना. तो एट सैचुरेशन जब होगा, एट सैचुरेशन आई ड्रिफ्ट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू डिफ्यूजन करंट. सही बात है. ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू डिफ्यूजन करंट. और अब फर्दर कहानी रुक जाएगी और आगे कुछ अब नहीं होगा. ठीक है जी. ये अनबाइज्ड पीएन जंक्शन कहलाएगा. अनबाइज्ड इसलिए क्योंकि हमने बाहर से कुछ भी नहीं किया. दोनों करंट अपने आप पैदा हुए, हमने कुछ नहीं किया. अब अगर हम कुछ करें और डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट में से किसी एक की साइड ले लें, तो ये कहलाएगी बाइसिंग. और अब जो मेरा पीएन जंक्शन है वो कहलाएगा बाइज्ड पीएन जंक्शन. उसी को डायोड कहते हैं. बाइज्ड पीएन जंक्शन को डायोड कहते हैं. क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? बाइज्ड पीएन जंक्शन को डायोड कहते हैं. और इस वजह से डायोड दो प्रकार के होते हैं, फॉरवर्ड बाइज्ड, रिवर्स बाइज्ड. आप जानते हैं अच्छे से डायोड दो प्रकार के होते हैं, फॉरवर्ड बाइज्ड, रिवर्स बाइज्ड. तो डायोड होते क्या है? डायोड एक बाइज्ड पीएन जंक्शन है. तो अगर हम ड्रिफ्ट करंट की, अगर हम डिफ्यूजन करंट का फेवर ले लेते हैं तो फॉरवर्ड बाइसिंग और अदरवाइज रिवर्स बाइसिंग कहलाती है. अभी उसमें चलेंगे, उससे पहले ये जो चार्ट है इसको एक बार ढंग से देखें. तो देखो वही जो मैंने समझाया था, पी साइड एन साइड, है ना भाई. तो यहाँ पी साइड में होल्स थे और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स थे. तो होल्स यहाँ एक्यूमुलेट हुए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एक्यूमुलेट हुए. एक डिप्लीशन लेयर आई जिसकी विड्थ 10⁻⁻6 मीटर के आसपास होती है. ये डेटा दिमाग में रखना है. एक डिप्लीशन लेयर आई जिसकी विड्थ 10⁻⁻6 मीटर के आसपास है ना भाई. और हम देख सकते हैं कि एक पोटेंशियल बैरियर, दैट मीन्स चूंकि यहाँ चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जिसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, है ना. एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जिसको पोटेंशियल बैरियर ये लोग कह रहे हैं. ठीक है जी. चार्ज कंसंट्रेशन शुरू में इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ है? सेंटर पर. यहाँ यूनिफॉर्म नहीं है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ सबसे ज्यादा वैल्यू की होगी. ठीक है. तो रफली कुछ बातें हैं जो इस ग्राफ में से देखनी, जो हमें समझ में आना चाहिए. डिप्लीशन लेयर की विड्थ और वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है. उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक हमको बढ़िया तरीके से दिमाग में बैठ रहा है. डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो लगभग 10⁻⁻6 मीटर के आसपास है. ठीक है जी. कुछ इंफॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट है वो चार्ट में है, मैं उसको बताऊंगा भी, आपको उसको याद रखना है. ठीक है जी. एज डोपिंग इंक्रीजेज डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस. डोपिंग के इंक्रीज कर देने से डिप्लीशन लेयर
की जो थिकनेस है वो घट जाती है ना भाई। एज टेम्परेचर इज इंक्रीज, दूसरी बात समझना, डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। अगर हम एक पीएन जंक्शन का तापमान बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, है ना भाई, तो उसकी जो डिप्लीशन विड्थ है या डिप्लीशन लेयर है, उसकी जो विड्थ है वो भी बढ़ जाती है। पीएन जंक्शन एक नॉन ओमिक चीज है, क्योंकि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है ना भाई। और देर इज नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड वी, करंट और वोल्टेज के बीच कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता है। ओमिक कंडक्टर्स में करंट और वोल्टेज के बीच ओमिक, इट्स लाइक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप, V इक्वल टू IR टाइप की चीज होती है, ये नॉन ओमिक है। अच्छा जी, बैरियर पोटेंशियल जर्मेनियम के लिए है 0.3 वोल्ट, बैरियर पोटेंशियल जर्मेनियम के लिए है 0.3 वोल्ट, इसको याद कर लेना। और सिलिकॉन के लिए है 0.7 वोल्ट बैरियर पोटेंशियल, है ना। तो बैरियर पोटेंशियल जर्मेनियम के लिए है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए है 0.7 वोल्ट, इसको याद कर लेना। तो अगर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम बेस्ड है तो 0.3 वोल्ट उसका जो डिप्लीशन लेयर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है। और अगर सिलिकॉन जर्मेनियम बेस्ड है, और अगर सिलिकॉन बेस्ड है तो 0.7 वोल्ट, ठीक। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर, जो डिप्लीशन लेयर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काफी बड़ी है, 10⁵ वोल्ट पर मीटर, काफी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जनरेट हो रही है। दिस फील्ड प्रिवेंट्स मेजॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम क्रॉसिंग बैरियर रीजन, ठीक है जी। अच्छा, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस मैं अभी जाने वाला हूँ। फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस में अभी हम एंटर करने वाले हैं। तो देखिए, वो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस की क्या कहानी बनती है, ठीक। तो आओ जरा देखें। तो मान लेते हैं कि हमने एक सेमीकंडक्टर, एक पीएन जंक्शन बेसिकली लिया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमने एक पीएन जंक्शन लिया, ये एक पीएन जंक्शन है, ये एक पीएन जंक्शन हमने लिया और छोड़ दिया इसको थोड़ी देर तक। तो पी साइड और एन साइड दोनों एक दूसरे में जाने की कोशिश करेंगे। ये मान लेते हैं पीएन जंक्शन है, दिस इज पी साइड एंड एन साइड, दिस इज पी एंड दिस इज एन, ठीक है। अब मैं आपको बाइज्ड सेमीकंडक्टर के बारे में, बाइज्ड पीएन जंक्शन के बारे में बता रहा हूं। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि एक्सटर्नल बैटरी इसमें जोड़ूं और उस एक्सटर्नल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी से जोड़ दूं, ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा डंडा पी से जोड़ा है, अगर बड़ा डंडा पी से जोड़ा है, पी यानी पॉजिटिव, और बैटरी का बड़ा डंडा भी पॉजिटिव होता है, तो बड़ा डंडा अगर इससे जोड़ा है तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड कहलाएगा, है ना। अगर बड़ा डंडा इससे जोड़ा है तो ये क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड कहलाएगा। वहीं अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये क्या कहलाएगा, ये रिवर्स बाइस्ड कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? वहीं अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये क्या कहलाएगा, दिस वुड बी देन कॉल्ड एज रिवर्स्ड बाइस्ड। तो क्या कहलाएगा, रिवर्स्ड बाइस कहलाएगा। देखो मैं बना के दिखा रहा हूं, अरे वो कहां चला गया, ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक। तो रिवर्स बाइस कहलाएगा। रिवर्स बाइस में क्या किया हमने, हमने पी वाले को नेगेटिव से जोड़ दिया, रिवर्स बाइस्ड। दिस इज पी, दिस इज एन एंड दिस इज रिवर्स्ड बाइस्ड, दिस इज रिवर्स बाइस्ड। ध्यान से देखें, फॉरवर्ड बाइस में हमने बेसिकली किसको फेवर किया है, फॉरवर्ड बाइस में किसको फेवर किया है, डिफ्यूजन करंट को फेवर किया है। किसको फेवर किया है, डिफ्यूजन करंट को फेवर किया गया है। आई डिफ्यूजन इज फेवर्ड, आई डिफ्यूजन इज फेवर्ड, है ना। और यहां रिवर्स बाइसिंग में आई ड्रिफ्ट इज फेवर्ड। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। क्योंकि डिफ्यूजन करंट पूरे वॉल्यूम से बन रहा है और ड्रिफ्ट करंट तो केवल डिप्लीशन लेयर जिसकी थिकनेस -6 मीटर के आसपास है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहे हैं उनकी वजह से है। ऐसा होने की वजह से क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग में तो मस्त करंट बहेगा सर्किट में, है जब ये फॉरवर्ड बाइसिंग स्टेट में होगा तब तो सर्किट में अच्छा करंट बहेगा, ऐसे करंट बहेगा जो मिली एम्पियर लेवल का होगा। ध्यान से समझना, ऐसा करंट बहेगा जो मिली एम्पियर लेवल का होगा। वेर एज रिवर्स बाइस की अगर अपन बात करते हैं तो रिवर्स बाइस में अगर करंट बहता है तो वो करंट माइक्रो एम्पियर के लेवल का होगा, दैट मीन्स ना के बराबर करंट बहेगा।
दैट मीन्स ना के बराबर करंट बहेगा। तो हम ऐसा भी कह देते हैं कि फॉरवर्ड बाइस में डायोड करंट को जाने देता है, जबकि रिवर्स बाइस में डायोड करंट को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि 10⁻⁻6 एम्पियर का करंट नो करंट जैसा ही है। ठीक है जी। अब हम इसके डायोड बेस्ड डायग्राम भी बना लें, तो डायोड का जो सिंबल है वो सिंबल होता है ये डायोड का सिंबल है। ये वाली साइड पी साइड और ये वाली साइड एन साइड कहलाती है। ऐसा अगर अब मैं इस चित्र को डायोड में बदल लूं, डायोड के डायग्राम में बदल लूं, तो डायोड का डायग्राम फिर हमें कुछ ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, है ना, ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। हेंस ये डायोड है, ये इसका सिंबल है, और डायोड ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है, और इस टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ा ऐसे। तो क्या ये डायोड इन फॉरवर्ड बाइज्ड है? दिस इज अ डायग्राम ऑफ शोइंग या रिप्रेजेंटिंग डायोड इन फॉरवर्ड बाइज्ड। दिस इज बेसिकली डायोड इन फॉरवर्ड बाइज्ड, है ना, डायोड इन फॉरवर्ड बाइज्ड, जो कि करंट को जाने देगा, जिसमें करंट फ्लो करेगा, जिसमें करंट फ्लो करेगा, करंट को जाने देगा। दिस इज डायोड इन फॉरवर्ड बाइज्ड, दिस इज डायोड इन फॉरवर्ड बाइज्ड। और ऐसा ही इसका अगर हम सिंबॉलिक डायग्राम बनाएं, इसका अगर हम एक सिंबॉलिक डायग्राम बनाएं, इसका अगर एक सिंबॉलिक डायग्राम बनाएं, तो वो भी कुछ इस तरह से ऐसा डायोड बना दिया, है ना। और अब जोड़ने वाले तारों से जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ने वाले तारों से जोड़ेंगे, और नेगेटिव पहले बनाए पॉजिटिव बाद में दिखाए, ऐसे, है ना भाई। तो ये है डायोड इन रिवर्स बाइज्ड। तो दिस इज डायोड इन रिवर्स बाइज्ड, दिस इज डायोड इन रिवर्स बाइज्ड। और इस सर्किट में या तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई करंट नहीं बह रहा है, या म्यू एम्पियर लेवल का करंट इस सर्किट में बह रहा है ना। नो करंट भी हम इसको कह सकते हैं, नो करंट, नो करंट और वेरी लो करंट, वेरी लो करंट, नो करंट और वेरी लो करंट। ठीक है। फिर एक शब्द होता है आइडियल डायोड, आइडियल डायोड। फिर एक शब्द है भाई साहब आइडियल डायोड, है ना, आइडियल डायोड। तो आइडियल डायोड क्या होता है? आपको ज्यादातर क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो वो आइडियल ही है, ये मानकर चलना। आइडियल डायोड क्या होता है? आइडियल डायोड वो होता है जो फॉरवर्ड बाइसिंग में जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है और रिवर्स बाइसिंग में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो आइडियल डायोड वो होता है जो फॉरवर्ड बाइसिंग में जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जीरो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बाइज्ड मोड एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, जीरो ही लिख लेते हैं इसको, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन रिवर्स बाइज्ड, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन रिवर्स। ऐसा होने की वजह से डायोड का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल है स्विच। तो डायोड को बहुत शानदार यूज है स्विच। तो जैसे स्विच होता है ना, ऑन ऑफ कर सकते हैं, वैसे ही डायोड भी स्विच की तरह यूज किया जाता है। ये बनता है बेसिस फॉर बेसिस ऑफ माय यूजिंग डायोड एज स्विच, डायोड एज अ स्विच। तो बहुत इंपॉर्टेंट बेस बनता है डायोड को स्विच की तरह इस्तेमाल करने का, शानदार बेस बनता है। समझ में आ जाती है बात? समझ में आ जाती है। अब अगर हम करंट वर्सेस वोल्टेज का एक ग्राफ खींचे, मैं आऊंगा इस पर वापस अभी। अगर हम करंट वर्सेस वोल्टेज का एक ग्राफ खींचे जिसमें रिवर्स बाइस फॉरवर्ड वाइस सारी बातें मैं आपको दिखाऊं, है ना, तो हम एक सेटअप लगाते हैं, पहले वो सेटअप समझ लेते हैं। हम एक सेटअप लगाते हैं ऐसा पीएन जंक्शन का, हमने ऐसा एक सेटअप लगाया। ठीक है, ये हमने डिप्लीशन लेयर दिखा दी ऐसे, है ना। मान लेते हैं ये पी साइड है, ये एन साइड है, और इसको फॉरवर्ड बाइस कर दिया, मान लेते हैं ऐसे, ऐसे फॉरवर्ड बाइस कर दिया। ठीक, ठीक है, तो ऐसे मैंने फॉरवर्ड बाइस कर दिया। और अब सर्किट में जो करंट बह रहा है, जो सर्किट में जो करंट बह रहा है, ये जो करंट है सर्किट में आई, और ये जो वोल्टेज है वी, तो वी को बदल बदल के करंट की वैल्यूज को समझने की कोशिश की कि भाई करंट तेरा क्या गेम चल रहा है, उसको समझने की चेष्टा करी। तो एक ग्राफ बनाया जिसको आईवी ग्राफ बोलेंगे, करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ,
है ना, क्या बोलेंगे, करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ। करंट कौन सा, यही वाला करंट आई, है ना, तो करंट कौन सा, यही वाला करंट आई, और वोल्टेज कौन सा, यही वाला वोल्टेज V, है ना। ऐसा ऐसा करने वाले हैं अब हम। तो करंट और पोटेंशियल के बीच ग्राफ खींचा जाएगा तो कैसा आएगा भाई साहब, तो ऐसा आएगा। बैटरी की ये पोलैरिटी है, दैट मींस ये पॉजिटिव वाला जो साइड है वोल्टेज का, वो अगर हम रखते हैं तो ये फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में होगा। और अगर मैं बैटरी की पोलैरिटी बदल देता हूं, दैट मींस ये जो V का नेगेटिव वाला साइड है, तो ये रिवर्स बाइसिंग को डिनोट करेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में दैट मींस V पॉजिटिव, और सर्किट में जो करंट है, ये जो करंट है जो ऐसे चल रहा है, ये ऊपर की तरफ मैं दिखा दूंगा। दैट मींस सर्किट में जो क्लॉकवाइज करंट है उसको यहाँ प्लॉट करेंगे, और जब रिवर्स बाइसिंग में हो जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा, उसको फिर हम नीचे प्लॉट करेंगे, है ना। तो क्या तुम समझ रहे हो कि फॉरवर्ड बाइसिंग में ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि V और I दोनों पॉजिटिव होंगे, और रिवर्स बाइसिंग जब होगी तो ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि V और I दोनों ही नेगेटिव होंगे। VI क्यों, क्योंकि V को मैंने पोलैरिटी पलट दी, और I नेगेटिव क्यों, क्योंकि हम क्लॉकवाइज करंट को अगर पॉजिटिव कह रहे हैं, क्लॉकवाइज करंट को पॉजिटिव कह रहे हैं, अगर क्लॉकवाइज करंट पॉजिटिव लेते हुए ग्राफ बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज करंट नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, आइए जरा देखें कि ग्राफ का कैसा बिहेवियर रहेगा, कैसा ग्राफ का बिहेवियर रहेगा। तो जब कोई वोल्टेज नहीं लगाया तो ऑब्वियसली कोई सर्किट में करंट नहीं बह रहा है ना, कोई सर्किट में करंट नहीं बह रहा है, तो ग्राफ कहीं यहां ओरिजिन से शुरू होगा। अच्छा जी, जब तक ये वोल्टेज, ये जो डिप्लीशन विड्थ के अक्रॉस जो वोल्टेज है, जब तक उसको क्रॉस नहीं कर लेगा, तब तक इवन फॉरवर्ड बाइसिंग में भी बहुत ज्यादा करंट नहीं फ्लो करेगा। हेंस शुरू में तो वोल्टेज के बढ़ने पर करंट कुछ बहुत ज्यादा रैपिडली नहीं बढ़ेगा, पर जैसे ही एक पर्टिकुलर वैल्यू क्रॉस हो जाएगी, उसके बाद करंट रैपिडली इंक्रीज करेगा, उसके बाद करंट रैपिडली इंक्रीज करेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक शब्द है नी वोल्टेज, घुटना, नी वोल्टेज। तो मान लेते हैं ये है नी वोल्टेज की वैल्यू, तो जब तक वोल्टेज इस नी वोल्टेज को क्रॉस नहीं करेगा, है ना, जब तक हमारा वोल्टेज इस नी वोल्टेज को क्रॉस नहीं करेगा, तब तक करंट छोटा ही बना रहेगा, तब तक करंट छोटा ही बना रहेगा, ठीक है जी। ये तो दिस इज नी वोल्टेज, ठीक। अच्छा, फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट है वो मिली एम्पियर में बहता है, और मैंने बताया था रिवर्स बाइसिंग में माइक्रो एम्पियर में बहता है। हेंस ये जो पॉजिटिव वाला स्केल है करंट का, इसमें जो मार्किंग कर रखी है, पॉजिटिव वाले स्केल में जो मार्किंग कर रखी है, ये ग्रेजुएशन मिली एम्पियर में है ना। यहाँ जो मार्किंग कर रखी है, ये मार्किंग मिली एम्पियर स्केल पर चल रही है। वेरेस अब मैं जब रिवर्स बाइसिंग की बात करूंगा, रिवर्स बाइसिंग में ये जो मार्किंग है, ये मार्किंग माइक्रो एम्पियर, दैट मीन्स 10⁻⁻⁻6 एम्पियर के रेंज की है। समझ में आनी चाहिए बात आपको, ठीक है भाई। अब रिवर्स बाइसिंग की कहानी को खेलें, तो रिवर्स बाइसिंग सिचुएशन में है ना, हमने उल्टी कर दिया इसको, रिवर्स कर दिया इसको, करंट ना के बराबर है, लेकिन एक वोल्टेज क्रॉस होते ही अचानक करंट दिखा। इसको ब्रेकडाउन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज, है ना, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो दिस इज ब्रेकडाउन वोल्टेज में हुआ क्या, ब्रेकडाउन वोल्टेज में ये हुआ कि आपका जो डायोड था या जो पीएन जंक्शन था वो जल गया, खराब हो गया, ऐसा कह लीजिए। सो दिस इज ब्रेकडाउन वोल्टेज V0, ब्रेकडाउन हो गया, हो जाता है ना ब्रेकडाउन, ऐसे ब्रेकडाउन वोल्टेज, दिस इज ब्रेकडाउन वोल्टेज। एक शब्द तुमने सुना होगा, जीनर डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद रिवर्स बाइज्ड में ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाने के बाद डायोड कहलाता है, उसको जीनर डायोड कहते हैं। खास बात क्या है, खास बात यह है कि करंट की वैल्यूज तो बदल रही हैं लगातार, पर वोल्टेज की वैल्यू नहीं बदल रही है, दैट मीन्स जीनर डायोड कैन वेरी ब्यूटीफुली एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। अगर आप जीनर डायोड के पैरेलल में कोई चीज लगा देते हो, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है
वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जीनर का खुद का वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। करंट चाहे कुछ भी हो, जीनर का जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा, जो कि ब्रेक डाउन वोल्टेज है उसका। तो जीनर डायोड ब्रेक डाउन वोल्टेज में, या कह लीजिए रिवर्स बाइस में ब्रेक डाउन वोल्टेज के समय इस्तेमाल किए जाने वाली कहानी है। और ये आईवी ग्राफ है, ये पूरा आईवी ग्राफ है हमारे पीएन जंक्शन का। आईवी ग्राफ, पीएन जंक्शन या डायोड कुछ भी नाम कह सकते हैं। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन के लिए, पीएन जंक्शन के लिए करंट वर्सेस वोल्टेज का ये ग्राफ है। पीएन जंक्शन के लिए आईवी का ये ग्राफ है। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। इसी चीज को अब हमने दो हिस्सों में तोड़ा। ये पॉजिटिव वाले साइड का ग्राफ है, ये नेगेटिव वाले साइड का ग्राफ है। तो इसी चीज को, जो अभी मैंने पूरा ग्राफ बनाकर दिखाया था आपको, उसको दो हिस्सों में तोड़ लिया, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, है ना। तो ये हो जाएगा ये फॉरवर्ड बाइस और हम फटाफट कंपेयर करेंगे, और ये रिवर्स बाइस और हम फटाफट कंपेयर करेंगे। तो रिवर्स बाइस का ये ग्राफ, फॉरवर्ड बाइस का ये ग्राफ। तो देखो, शुरू में मैंने आपसे कहा था कि करंट ना के बराबर है, फिर अचानक नी वोल्टेज क्रॉस हो जाने के बाद करंट ग्रो कर रहा है सर्किट में, दिख रहा है। नी वोल्टेज क्रॉस हो जाने के बाद करंट सर्किट में ग्रो कर रहा है। ऐसे ही यहाँ रिवर्स बाइस की जब बात करें, तो शुरू में तो करंट ना के बराबर है, पर जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज क्रॉस हुआ, जैसे ही ब्रेकडाउन वोल्टेज क्रॉस हुआ, सर्किट में करंट दिखा हमें, है ना। वो जो दो हिस्से बनाए थे वही अलग अलग है। ये नी वोल्टेज हो गया, ये हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया, जो मैंने अभी उधर मार्क करे थे, नी वोल्टेज, और ये है ब्रेकडाउन वोल्टेज। करंट यहाँ म्यू ए में है और करंट यहाँ मिली एम्पियर में। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए दोबारा एक बार इस पर बात कर ली है मैंने। अब आ जाते हैं फटाफट से क्या क्या कहानी है, जो पूछेगा वो आपसे, तो ध्यान से सुनना और समझते जाना। फॉरवर्ड बाइसिंग में पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हो जाता है। पोटेंशियल बैरियर मतलब वो जो डिप्लीशन लेयर थी उसके अक्रॉस जो वोल्टेज था उसको पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। क्या है पोटेंशियल बैरियर? जो डिप्लीशन लेयर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है उसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। तो भाई साहब, पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हो जाता है और विड्थ भी डिक्रीज कर जाती है। किसमें? फॉरवर्ड बाइसिंग में। जबकि रिवर्स बाइसिंग में पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है और विड्थ भी बढ़ जाती है। क्रॉस कंपेयर करके याद रख रहे हैं। तो फॉरवर्ड बाइस में पोटेंशियल बैरियर भी कम हो जाता है, विड्थ भी कम हो जाती है। रिवर्स बाइस में पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ जाता है, विड्थ भी बढ़ जाती है ना। फॉरवर्ड बाइसिंग में पीएन जंक्शन वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अगर आइडियल डायोड की बात करोगे तो 0 ऑफर करेगा, और इधर 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 रिवर्स बाइस में हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। आइडियल डायोड की बात करोगे तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन कुछ बताता नहीं है तो हम उसको आइडियल डायोड मानते हुए इधर 0 उधर इनफाइनाइट ले लेते हैं। ठीक है। फॉरवर्ड करंट फ्लोज इन द सर्किट, very small current flows in the circuit, that means 10 to the minus 6 ampere, 10 to the minus 3 ampere. Order of forward current is milliampere, microampere. ठीक है जी। अच्छा, microampere for germanium and nanoampere for silicon, microampere for germanium and nanoampere for silicon. Current flow mainly due to majority charge carriers, whereas यहाँ current flow due to minority charge carriers. फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऐसा, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऐसा। समझ में आ जाती है बात? बढ़िया तरीके से समझ में आ जाती है हमें। अच्छा जी, और कुछ बातों को देखिए। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस लगभग 100 ओम का है फॉरवर्ड बाइस में। फॉरवर्ड बाइसिंग है इधर और उधर रिवर्स बाइसिंग है। जबकि रिवर्स बाइस में जो रेजिस्टेंस है वो 10 की पावर 6 ओम का है। दोनों में डिफरेंस 10 की पावर 5 या 10 की पावर 4 ओम का डिफरेंस है दोनों में, है ना। अच्छा जी, ये याद करने को है। ये वही वोल्टेजेस हैं जो पहले लिखवाए थे मैंने, या पहले बताए थे। जर्मेनियम के लिए 0.3 और सिलिकॉन के लिए 0.7। ये नी वोल्टेज है, ये नी वोल्टेज है। जर्मेनियम के लिए 0.3, इनको याद कर लो, और सिलिकॉन के लिए 0.7 याद कर लो। कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी देता है, तो जर्मेनियम 0.3, सिलिकॉन 0.7 याद कर लो। जर्मेनियम 0.3, सिलिकॉन 0.7 नी वोल्टेज है ना। ब्रेकडाउन वोल्टेज जर्मेनियम के लिए 25 और सिलिकॉन के लिए 35। तो जर्मेनियम के डेटा छोटे हैं, सिलिकॉन के डेटा बड़े हैं। जर्मेनियम के लिए 25 वोल्ट और इधर 0.3, 0.7, 35। समझ में आ जाती बात? क्वेश्चन ये डेटा नहीं भी दे सकता है, हेंस इसको याद करना है, इसको सिलेक्शन डायरी में लिखना है और इसको याद कर लेना है। कई बार ऐसा हो गया है कि उसने क्वेश्चन दे दिया है जिसमें डेटा लग रहा है पर डेटा नहीं दिया है, तो फिर आप फंस जाओगे। ठीक है जी, इसको याद कर लीजिए। ठीक, ऐसा है। ये कोई खास बात नहीं है, इससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। ठीक, ये हुई हमारी कहानी। अब हम आ जा रहे हैं डायोड के यूजेस पर। थ्योरेटिकल हैं, सारे थ्योरेटिकल हैं, फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन डायोड पर बेस्ड होते हैं, जो बहुत आसान होते हैं, बहुत सरल होते हैं, बहुत इजीली कर पाओगे, है ना। तो फटाफट फटाफट से डायोड के यूजेस में मैं आ गया हूं। पूरा थ्योरेटिकल कहानी है,
तो फटाफट देखते जाइए। पहला है लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको एलईडी बोलते हैं। इसमें मेन मेन जो बातें हैं वो मैं आपको बताते जाऊंगा, बस उन्हीं को दिमाग में रखना है। तो भैया एलईडी में होता है एक फॉरवर्ड बाइज्ड पीएन जंक्शन। ये एलईडी दिख रहा है हमें, जैसे करंट बहता है ना, करंट बहेगा तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर कंबाइन करेंगे, है ना, तो जो एनर्जी है वो रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, वो है हमारा एलईडी। तो फॉरवर्ड बाइज पीएन जंक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन एंड होल कंबाइन एट द जंक्शन, रिकंबाइन एट द जंक्शन, एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन से लाइट रिलीज हो रही है ना भाई। ये लाइट विजिबल रेडिएशन में आ जाए तो हमें दिखाई देने लगेगा। फास्फोरस डोप्ड GaAs इज कॉमनली यूज्ड। फास्फोरस डोप्ड GaAs इज जनरली यूज्ड। बल्ब से या दूसरे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से बेहतर क्यों है? क्योंकि लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर, कम पावर कंज्यूम करता है। बल्ब का वर्किंग प्रिंसिपल अलग है, बल्ब हीट भी पैदा कर रहा है, ये हीट पैदा नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। फास्ट एक्शन, नो वार्म अप टाइम। सोडियम बल्ब वगैरह अगर तुमने देखे हो कभी कभी हाईवेज पर, या जो फील्ड वगैरह होते हैं उसमें पहले सोडियम बल्ब लगाया करते थे, तो उनको ऑन करने के बाद उनको समय लगता था थोड़ा गर्म होने में, फिर वो लाइट फेंकते थे। इनका कोई वार्म अप टाइम नहीं है। अच्छा जी, एमिटेड लाइट इज नियरली मोनोक्रोमेटिक, दैट मीन्स बहुत ज्यादा रेंज नहीं है वेवलेंथ की जो लाइट एमिट हो रही है, मोनोक्रोमेटिक है। और इनकी ऑब्वियसली चूंकि इनमें फिलामेंट वगैरह कुछ भी नहीं है तो इनकी लाइफ ज्यादा लंबी होती है। तभी हम बाजार से एलईडी वगैरह लाते हैं तो साल भर के में या 6 महीने की वारंटी देते हैं, उन्हें पता है 6 साल में खराब होने वाली नहीं है, वारंटी खत्म होते ही खराब हो जाती है, वो सब कैलकुलेट कर लेते हैं वो लोग। ये है एलईडी, इतना इतना हमें एलईडी के लिए याद रखना है। दूसरा है फोटो डायोड। फोटो डायोड में है रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन, रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन। और जैसे ही पीएन जंक्शन पर लाइट गिरती है, जैसी लाइट गिरती है इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बनता है और सर्किट में करंट आ जाता है। जैसे सर्किट में करंट आ जाता है, ये डिटेक्ट हो जाता है कि लाइट गिरी, तो फोटो डायोड बेसिकली लाइट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। जब उस पर लाइट गिरेगी तब करंट चलेगा, जब उस पर लाइट गिरेगी तब करंट चलेगा, जब लाइट नहीं गिरेगी तब करंट नहीं चलेगा। समझ रहे हो? किसी तरीके से मान लेते हैं मैं कोई काउंटर अटैच कर दूं जो गिन सके कि कितनी बार सर्किट में करंट आया, कितनी बार सर्किट में करंट आया, तो क्या वो जो काउंटर है क्या वो ये बता देगा कि कितनी बार लाइट गिरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं गेट है ना, हम ये काउंट करना चाहते हैं कि इस गेट से कितने लोग 1 घंटे में गुजर रहे हैं। हमने एक एलईडी लगा दी और वो एलईडी में एक तरफ से लाइट डाल रहा हूं और दूसरी तरफ लाइट गिर रही है। अब अगर कोई आदमी गुजरता है तो लाइट ऑब्स्ट्रक्ट होगी, लाइट ऑब्स्ट्रक्ट होगी, लाइट ऑब्स्ट्रक्ट होगी, तो इस सर्किट में जो पहले करंट बह रहा था अब नहीं बहेगा। एक काउंटर लगा दे तो जो गिन लेगी कितनी बार लाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है। तो क्या हम ये पता कर लेंगे कि 1 घंटे में इस दरवाजे से कितने लोग अंदर आए? बिल्कुल, है ना। तो बहुत सारी जगह हैं जहां पर इसका इस्तेमाल होता है, बहुत सारी जगह हैं जहां इसका इस्तेमाल होता है, जहां हमें काउंटिंग करनी है। जैसे लिफ्ट वगैरह में तुमने देखा होगा, है ना, कि वो जो ऑटोमेटिक क्लोजिंग गेट्स हैं, है ना, मान लेते हैं लिफ्ट बंद होने वाली है और आप अपना हाथ ऐसे या थोड़ा सा बॉडी का पार्ट अंदर कर दें तो वो वापस दरवाजा खुल जाता है। रेस्टोरेंट वगैरह में भी ऐसा होता है। तो ये सब यहाँ पर इन सब जगहों पर फोटो डायोड का इस्तेमाल होता है। या बैंक वगैरह में तुमने देखा होगा कि हो सकता है तुम्हारे घर पर भी हो, तुम्हारे पेरेंट्स के पास हो, नोट गिनने वाली जो मशीन है, गर्र करके नोट गिनती है, जो काउंटर लगा होता है उसमें सेम चीज है। बैंक में देखा होगा ना, गड्डी इधर फंसा दे, दर्र करके ऐसे घूमती है, तो उसमें भी इसका फोटो डायोड होते हैं। तो भाई वो सब डिटेलिंग तो नहीं है हमारे सिलेबस में, बस इसका एक फंक्शनल आइडिया है, फंक्शनल आइडिया है कि ये चीज क्या है ना, और इसका सिंबल क्या है। तो सिंबल ये, लाइट गिरेगी, ये सिंबल है, फोटो डायोड है। एलईडी का उल्टा था, लाइट निकलेगी, सीधी सी बात है। ठीक, अच्छा जी, थ्योरेटिकल बातें हैं, थ्योरेटिकल बातें हैं, कुछ नहीं पूछता इन सबसे। सोलर सेल से हम क्या करेंगे? सोलर सेल से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो सोलर सेल में भी वही सब कहानी है, रिवर्स बाइसिंग की कहानी है। सनलाइट गिरेगी, करंट चलेगा, अब इस करंट का इस्तेमाल कर लेंगे तो सोलर सेल बन जाएगा। ये सोलर सेल की कहानी हो गई, ऐसा सिचुएशंस हो गई। ठीक है जी। फिर है हमारा जीनर डायोड। जीनर डायोड के बारे में मैंने आपको समझाया था। जीनर डायोड क्या है? जीनर डायोड रिवर्स बाइज्ड आफ्टर ब्रेकडाउन, आफ्टर ब्रेक डाउन। तो ब्रेकडाउन हो जाने के बाद जीनर डायोड बनता है। जीनर डायोड का ये सिंबल है, ये सिंबल है जीनर डायोड का। सिंबल ध्यान से देख लीजिए, ये जीनर डायोड का सिंबल है ना। और जीनर डायोड का सबसे ज्यादा जो यूज है, जो क्वेश्चंस में भी आता है, अभी क्वेश्चन देखेंगे, उसको वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर की तरह जीनर डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। 2 तरह के ब्रेकडाउन हैं जो जीनर में हो सकते हैं, ये आपसे वो पूछ सकता है। 2 तरह के ब्रेकडाउन है, एक जिसको कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन और दूसरा जिसको बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन। 2 तरह के ब्रेकडाउन हैं जो
जीनर में हो सकते हैं। जीनर जो ब्रेकडाउन है, उस जीनर ब्रेकडाउन में ये हुआ कि हमने रिवर्स बाइसिंग में डायोड को रखा और हम वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। हमने वोल्टेज इतना बढ़ा दिया इतना बढ़ा दिया इतना बढ़ा दिया कि वो जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन्स को खींच निकाला बाहर और बॉन्ड टूट गए। तो सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड ने बॉन्ड तोड़े। ये वाला ब्रेकडाउन है जीनर ब्रेकडाउन। एवलेंची ब्रेकडाउन में क्या हुआ? एवलेंची ब्रेकडाउन में ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन होल के पेयर बने, है ना, उन इलेक्ट्रॉन होल के पेयर पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गई है, उसने फोर्स लगाया और ये इलेक्ट्रॉन और होल के जो पेयर हैं, खासकर इलेक्ट्रॉन, ये जाके किसी बॉन्ड से या किसी एटम से टकराया और इस एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की टक्कर से बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड दोनों केस में टूट रहा है। अगर ये बॉन्ड सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड तोड़ रही है तो ये है जीनर ब्रेकडाउन, और अगर ये बॉन्ड किसी से तोड़वा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मींस चार्ज पार्टिकल को एनर्जी देके फिर उससे कह रही है जा तू कर ले जाके, है ना, तो ये है एवलांची ब्रेकडाउन, है ना। एक तो तुमने सीधे सीधे किसी का खून कर दिया और एक तुमने किसी के नाम की सुपारी दे दी, किसी दूसरे ने वो काम कर दिया, ऐसा है। तो जीनर ब्रेकडाउन में सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड, कोवलेंट बॉन्ड ऑफ डिप्लीशन लेयर सेल्फ ब्रेक हो जाते हैं ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और वेरी हाई रिवर्स वोल्टेज। और यहाँ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ डिप्लीशन लेयर्स आर ब्रोकन बाय कोलिजन ऑफ माइनॉरिटी विच एक्वायर हाई काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया। ठीक है जी। अच्छा जी, दिस फेनोमेना इज प्रीडोमिनेंट एट लोअर वोल्टेज आफ्टर ब्रेकडाउन, पीएन हैविंग हाई डोपिंग, ये सब याद करने की बात है। पीएन जंक्शन हैविंग थिन डिप्लीशन लेयर, पीएन जंक्शन here PN is not damaged completely and DC voltage stabilizer Zener phenomena is used. इधर high voltage after breakdown, avalanche breakdown होने के लिए ज्यादा वोल्टेजेस की जरूरत है और लो डोपिंग हो, है ना, और थिक डिप्लीशन लेयर हो, है ना। और यहाँ जो डैमेज है वो परमानेंट हो रहा है और हीट भी पैदा होगी, यहाँ हीट भी पैदा होगी। क्यों? क्योंकि कोलिजन होगा तो हीटिंग इफेक्ट भी होगा यहाँ पर, क्योंकि कोलिजन हो रहा है इस वजह से हीटिंग इफेक्ट भी होगा। तो थ्योरेटिकल है भाई, पूरा थ्योरेटिकल, वो आपसे कुछ कहानियां कह सकता है। फिर है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या भला है? रेक्टिफायर एक ऐसी चीज है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो रेक्टिफायर मतलब क्या चीज रेक्टिफाई कर रहा है ये? तो ये कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, है ना। अब अगर ये हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर पाता है तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है। फुल वेव को कर पाता है तो फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है। तो रेक्टिफायर दो प्रकार के हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम कर रहा है देखो जरा फटाफट से। हाफ वेव रेक्टिफायर की क्या कहानी है? तो हाफ वेव रेक्टिफायर का ये एक तरह का काइंड ऑफ मॉडल जैसा है। तो ये तो है इनपुट सिग्नल, ये है इनपुट, है ना, ये तो है इनपुट, ठीक। ये ट्रांसफॉर्मर लगाया हमने और एसी सिग्नल इनपुट किया। तो भाई साहब जब ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव होगा ऐसा, और करंट जब ऐसा जाएगा तब तो ये फॉरवर्ड बाइस में होगा, तब तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा। कौन? ये वाला डायोड। और करंट को जाने देगा, तो ये वाली जो साइकिल है, ये वाली जो साइकिल है, ये साइकिल तो ये रही और ये तो निकल जाएगी, पर जब ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव होगा, तो क्या ये डायोड रिवर्स बाइसिंग में आ जाएगा और स्टॉप कर देगा करंट को। आप अगर चाहें तो एक स्विच की तरह सोच सकते हैं कि ये क्लोज्ड स्विच जैसा बिहेव कर रहा है और ये ओपन स्विच जैसा बिहेव कर रहा है, जिस वजह से ये जो नेगेटिव वाली साइकिल है ये नहीं निकल पाएगी। हेंस केवल पॉजिटिव वाली साइकिल्स निकल पाएंगी और ये ऑब्वियसली आउटपुट जो है वो हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर पा रहा है। आधी साइकिल मिस हो जा रही है, आधे को ये कन्वर्ट कर पा रहा है डीसी में, ठीक। अच्छा जी, फुल वेव रेक्टिफायर में हमने दो प्रकार के हैं। फुल वेव रेक्टिफायर दो प्रकार के हैं। पहला जो टाइप है उसमें हम दो डायोड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, है ना। फिर से देखो, सब वैसे का वैसे, ये इनपुट और ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, है ना। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल ये है तो करंट ऐसे गया, तो ऊपर वाला जो डायोड है D1 वो फॉरवर्ड बाइस हुआ और करंट ऐसे बह गया। नीचे वाला डायोड रिवर्स बाइस्ड हुआ। ऊपर वाले डायोड ने काम किया, नीचे वाले डायोड ने काम नहीं किया, या कह लीजिए रिवर्स बाइस्ड में हो गया, ठीक है जी। आउटपुट हम इसके अक्रॉस ले रहे हैं, तो इसमें करंट चला गया और ए से बी जा रहा है करंट, ठीक है। जब उल्टा हो गया, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव हुआ, ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव हुआ, तो करंट ऐसे फ्लो हुआ, ऐसे चला गया। ये नहीं काम कर रहा है अब की बार, अब D2 काम कर रहा है। देखो ध्यान से, सही बात है। तो पॉजिटिव साइकिल तो D1 ने पास करा दी, नेगेटिव साइकिल D2 ने पास करा दी, फिर ऐसा होता जाएगा। हेंस जो आउटपुट मिलेगा मुझे, क्या वो आउटपुट इस तरह का होगा, ठीक। हाफ वेव, ये फुल वेव रेक्टिफायर,
यहां तक समझ में आ जानी चाहिए बात। इसको सेंटर टैप भी कहते हैं, सेंटर टैप। सेंटर टैप क्यों कहते हैं सेंटर टैप? क्योंकि आपने क्या किया है, आउटपुट जो है वो सेंटर पर यहां टैप करके लिया हुआ है ना। तो ऑब्वियसली जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो इनपुट का जो एम्पलीट्यूड था उसका आधा मिलेगा, है ना। इनपुट का जो एम्पलीट्यूड था उसका आधा ही एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा, ये इसका ड्रॉबैक है। इसको इंप्रूव कैसे करेंगे? इसको इंप्रूव करेंगे एक और फंडे से, ब्रिज रेक्टिफायर। इसको इंप्रूव करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर की मदद से। ये ब्रिज रेक्टिफायर है, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमने इसमें 4 डायोड का इस्तेमाल किया, 4 डायोड का इस्तेमाल किया। जब पॉजिटिव साइकिल आई, पॉजिटिव साइकिल आई तो D1 वाला डायोड, D1 वाला डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड हुआ, करंट ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, और ऐसे चल गया। तो भैया D1 और D4 ने काम किया, सामने सामने वाले, सामने सामने वाले। और जब दूसरी साइकिल आएगी तो सेकंड साइकिल आएगी, है ना भाई, तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव होगा, तो D2 और D3 काम करेंगे और करंट को पास ऑन करेंगे। दैट मींस ये पेयर्स में काम करेंगे, जो कि यहां दिखाई भी दे रहा है मुझे। ये वाली साइकिल, पॉजिटिव वाली साइकिल D1 D4 ने पास कराई, और ये नेगेटिव वाली साइकिल D2 D3 ने पास कराई, और इसी प्रकार से आगे की कहानी चलती रहेगी। क्या है? ब्रिज रेक्टिफायर। कितने डायोड लगे? 4। सेंटर टैप में कितने रेक्टिफायर थे? 2। ब्रिज रेक्टिफायर में कितने लगे? 4। समझ में आ गई बात? और जो सबसे खुशी की बात है वो ये है कि इन सब चीजों में जो सबसे मुश्किल चीज थी वो अब हमारे सिलेबस में है ही नहीं। हेंस हमारा कहानी यहीं पर जाके खत्म हो जाती है ना। सेमीकंडक्टर की लॉजिक गेट्स और है, अभी वो भी पढ़ा रहा हूं मैं, पर सेमीकंडक्टर्स की जो कहानी है वो यहां पर हो जाती है फिनिश। सेमीकंडक्टर्स की कहानी यहाँ पर फिनिश हो जाती है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जरा थोड़े से 2-4-5 क्वेश्चन देखें, सो दैट हमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए कि किस तरह की चीजें हमसे पूछी जा रही हैं। 2023 का क्वेश्चन देखो। व्हेन अ सिलिकॉन सैंपल इज डोप्ड विद बोरॉन इट बिकम्स अ पी टाइप, व्हेन डोप्ड बाय आर्सेनाइड इट बिकम्स एन टाइप, सच दैट पी टाइप हैज एक्सेस होल्स एंड एन टाइप हैज एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा कहा इसने। Statement 2, when such a p-type and n-type semiconductors are fused to make a junction, मतलब p-n junction, a current will automatically flow which can be detected with an externally connected emitter. In the light of above statement, choose the appropriate answer, है ना। तो वो कह रहा है कि current will automatically flow which can be detected with an externally connected emitter. ये जो external emitter है ये current detect नहीं कर पाएगा, क्योंकि current internal है जो दोनों के बीच बहेगा, और वो भी बहुत थोड़ी देर के लिए बहेगा। हेंस जैसे ही आप पीएन जंक्शन बनाओगे वो सैचुरेशन की स्टेट में आ जाएगा। ऐसा होने की वजह से स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। आ जाइए इसको देखिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये बड़े आसान होते हैं, डायोड बेस्ड है। तो हमको ये समझना है कि ईच डायोड हैज अ फॉरवर्ड बाइस रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। क्लियर कर दिया, ठीक है जी। फॉरवर्ड बाइस रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम और रिवर्स बाइस रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। ध्यान से देखना, बैटरी की पोलैरिटी समझना। बैटरी की पोलैरिटी है ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव, है ना। हेंस क्या तुम देख रहे हो कि D3 डायोड फॉरवर्ड बाइस में आएगा, D2 डायोड रिवर्स बाइस में आएगा, और D1 डायोड भी फॉरवर्ड बाइस में आएगा। हेंस I3 की वैल्यू तो वैसे ही 0 हो गई, I3 की वैल्यू तो वैसे ही 0 हो गई, क्योंकि इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा। क्या मेरी बात समझे? क्या मेरी बात समझे? इस ब्रांच में करंट जाएगा ही नहीं, तो I3 की वैल्यू तो वैसे ही 0 हो गई। अच्छा जी, अब आ जाते हैं D3 और D1 दोनों ही 25-25 ओम के रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। तो ये 25 ओम, ये 125 ओम, कितना हो गया? 150। ये भी 125 और 25 ओम, कितना हो गया? 150। 150 और 150 पैरेलल में, है ना। कितना हो गया? 75। और उस 75 के साथ ये 25 सीरीज में, कितना हो गया? 100। हेंस ओवरऑल रेजिस्टेंस आ गया 100। हेंस I1 की जो वैल्यू है, I1 की जो वैल्यू है वो आएगी 5 डिवाइडेड बाय 100 एम्पियर्स। I1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 डिवाइडेड बाय 100 एम्पियर्स। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और ये 5 डिवाइडेड बाय 100 एम्पियर्स बराबर बराबर I2 और I4 इन दोनों ब्रांचेस में जाएगा। हेंस I2 इज इक्वल टू I4 इज इक्वल टू I1 बाय 2। ये बनेगी बात, ठीक। अब देखें क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। तो I3 बाय I4, I3 बाय I4 इज इक्वल टू 1 गलत है, क्योंकि I3 0 है। I1 बाय I2, I1 बाय I2 इज इक्वल टू 1 गलत है, क्योंकि I1 और I2 1 नहीं है, बराबर नहीं है। I1 बाय I2 इज इक्वल टू 2, I1 बाय I2 इज इक्वल टू 2, I1 बाय I2, I1 बाय I2 है I1 बाय 2, हाँ सही है, ये बिल्कुल सही है।
और I2 बाई आई थ्री इज इक्वल टू 1, गलत है। राइट आंसर क्या आ गया? राइट आंसर सी आ गया। बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान है ना। ओके भाई, तो आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। ओके, ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगेन 2022 में आ गए। चलो अब तुम होमवर्क कर लेना। तो और आगे के क्वेश्चंस भी है, वो तुम होमवर्क में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब हम बढ़ जाते हैं लॉजिक गेट्स की तरफ। चलिए जी, लॉजिक गेट्स पर पहुंचते हैं, लॉजिक गेट्स का गेम खत्म करते हैं। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ये आ गए लॉजिक गेट्स, बहुत आसान है, सबको आता है। इट्स वेरी वेरी इजी, कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। तो लॉजिक गेट्स बेसिकली डिजिटल जो सिग्नल्स हैं या डिजिटल जो सर्किट्स हैं उन पर बेस्ड होते हैं। हम अच्छे से जानते हैं, सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं, ट्रांजिस्टर डायोड से बनाए जाते हैं। और लॉजिक गेट नाम इसलिए है क्योंकि इनपुट और आउटपुट के बीच एक लॉजिकल रिलेशनशिप होता है जिसको ट्रुथ टेबल कहते हैं। जैसे आपका कैलकुलेटर है ना, उसमें 2+3 करेंगे तो 5 आएगा। क्यों? क्योंकि इनपुट और आउटपुट के बीच एक लॉजिकल संबंध है। ठीक, तो उनको लॉजिक गेट्स कहा जाता है, जो कि फंडामेंटली 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 अगर हम बेसिक लॉजिक गेट्स की बात करें, बेसिक लॉजिक गेट्स, तो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। सबसे पहला बेसिक लॉजिक गेट है और गेट, जो कि एडिशन गेट भी कहलाता है, जिसका ये सिंबल है, सब अच्छे से जानते हो। ए और बी अगर इनपुट है तो जो आउटपुट है वो है ए प्लस बी। तो जो आउटपुट है इस गेट का वो है ए प्लस बी। ये बुलियन में होगा, इसलिए A1 और B1 अगर हुआ तो Y1 आएगा। 1+1 विल गिव यू 1, यहां पर बुलियन है इसलिए। ठीक, तो A1 B1 पर 1 आएगा, ये रहा। तो अगर हम जितने पॉसिबल इनपुट हो सकते हैं वो देकर सारे पॉसिबल आउटपुट्स का एक टेबल बना लें तो उसको ट्रुथ टेबल कहते हैं। तो ये जो बना हुआ है, दिस इज ट्रुथ टेबल, सच्चाई, सच्चाई का टेबल, ट्रुथ टेबल। तो जितने पॉसिबल इनपुट हो सकते हैं उनको देकर आउटपुट का टेबल बना लें तो दैट इज ट्रुथ टेबल। तो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, वेरी इजी है ना। अच्छा जी पहला और गेट, सिंबल याद रखना है और करता क्या है ये याद रखना है। सिंबल याद रखना है और क्या करता है ये याद रखना है। दूसरा है एंड गेट। एंड गेट बेसिकली मल्टीप्लीकेशन गेट है। तो जो आउटपुट है वाई वो है ए डॉट बी, ए डॉट बी, ये है आउटपुट है ना। तो ऑब्वियसली A0 B0 तो आउटपुट 0, A0 B1 तो भी 0, A1 B0 तो भी 0, A1 B1 तो 1। ये बन गई ट्रुथ टेबल इसकी, एंड गेट की। सिंबल याद रखिए कैसा है इसका, ए बी इनपुट है, ये आउटपुट है। फिर है तीसरा है नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है, जो भी है उसका उल्टा कर देता है ना। जो भी इनपुट दोगे उसका उसका उल्टा कर देगा। दैट मीन्स इनपुट अगर आपने ए दिया है तो जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए बार। जैसे अगर इनपुट 1 दोगे तो आउटपुट 0, इनपुट 0 दोगे तो आउटपुट 1। ये रही इसकी ट्रुथ टेबल। ठीक, ये हमारे 3 फंडामेंटल गेट हुए। कौन कौन से? और गेट, एडिशन गेट, एंड गेट, मल्टीप्लीकेशन गेट, नॉट गेट, रिवर्स गेट या बार गेट इसको कह सकते हैं, जो इन्वर्स कर देगा, ऐसा कह लीजिए। ठीक है जी। फिर इन गेट्स के कॉम्बिनेशन से कई गेट बनाए जा सकते हैं, जैसे नंद गेट, नैंड गेट। कितने हो गए थे? 3 हो गए थे। चौथा नंद गेट भी कहते हैं इसको बच्चे, नैंड गेट, जिसमें हमने क्या किया, एंड गेट के माथे पर नॉट गेट चिपका दिया। तो एंड गेट के माथे पर नॉट गेट चिपका दिया, तो जो आउटपुट आएगा वाई वो क्या होगा, एंड गेट का आउटपुट आता क्या आता, ए डॉट बी। इसका आउटपुट आएगा ए डॉट बी का बार, इसका आउटपुट आएगा ए डॉट बी का बार। समझ में आती है बात? ऐसा है। जैसे कैसे सोचेंगे इसको, ऐसे सोचेंगे कि भाई अगर ए 0 और बी 0 होता तो अगर ये एंड गेट होता तो आंसर 0 होता, पर ये नैंड गेट है इसलिए 1 आएगा। ऐसे सोचते हैं इसको, है ना। ए को 0 कर दिया, बी को 1 कर दिया, कायदे से तो 0 आना चाहिए था, पर ये यहाँ कायदे की बातें तो नहीं है, गैर कायदे की बातें हो रही है तो 1 आएगा। ऐसे ही अगर A1 और B1 होता तो कायदे से 1 आना चाहिए था, पर यहाँ 0 आएगा। कौन सा गेट हो गया? नंद गेट, नैंड गेट। ऐसे ही पांचवा है नॉर गेट। और गेट में नॉट चिपका दिया तो जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार। जैसे 0 0 कायदे से 0 आता पर अब 1 आएगा, 1 0 1 आता पर 0 आएगा, 0 1 1 आता पर 0 आएगा, 1 1 1 आता पर 0 आएगा। ट्रुथ टेबल बन गई इसकी, ट्रुथ टेबल बन गई। समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा जी, फिर एक मजेदार बात है, एक शब्द है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट का मतलब है एक ऐसा गेट जिससे अकेले ही सब कुछ करा जा सकता है, अकेले ही सब कुछ किया जा सकता है। तो नैंड गेट और नॉर गेट दोनों ही इंडिपेंडेंटली यूनिवर्सल गेट है, इंडिपेंडेंटली, ऐसा नहीं कि कॉम्बिनेशन, इंडिपेंडेंटली। तो नैंड एंड नॉर, नैंड नैंड एंड नॉर
NAND and NOR are independently universal gate. Independently universal gate. इंडिपेंडेंटली यूनिवर्सल गेट है ना। मैं सारे ही गेट चाहे तो नेंड से या नॉर से बना सकता हूं। जैसे नॉट गेट फ्रॉम नेंड गेट है ना, नेंड गेट से नॉट गेट बनाया है, ये ट्रुथ टेबल बनी हुई है। एंड गेट फ्रॉम नेंड गेट, याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये नहीं पूछेगा वो आपसे, डोंट वरी, है ना भाई। पर ये ट्रुथ टेबल कैसे आ रही है, इस चित्र को देख के ट्रुथ टेबल कैसे आ रही है, बस इतना तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, वो आपको एक गेट देगा और उसकी ट्रुथ टेबल आपसे पूछेगा, बस इतना ही करेगा। ठीक है जी, तो ये समझ में आना चाहिए कि जो मैं इनपुट दे रहा हूं उससे मुझे आउटपुट कैसे मिल रहा है, ये ट्रुथ टेबल कैसे बन रही है। तो ये है एंड गेट फ्रॉम नेंड गेट। ठीक, अच्छा जी, ऐसे ही और गेट फ्रॉम नेंड गेट। क्या मैंने तीनों बेसिक गेट बना लिए, तीनों बेसिक गेट बना लिए। फिर वही चीज मैं नॉर के साथ कर रहा हूं, नॉट गेट फ्रॉम नॉर गेट, नॉट गेट फ्रॉम नॉर गेट, ये रहा उसका सर्किट। फिर एंड गेट फ्रॉम नॉर गेट और गेट फ्रॉम नॉर गेट। तो आप इन सब डायग्राम्स को रटे नहीं, बस इनसे आउटपुट कैसे आ रहा है बस ये समझना है, जो कि बहुत ही आसान है ना, जो कि बहुत ही आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि सपोज मैं इसको देखता, सपोज है ना, तो कैसे लिखता मैं, तो मैं ऐसे लिखता कि मान लेते हैं ए को 0 दिया और बी को भी 0 दिया, मान लेते हैं इनपुट जो दिए गए हैं, मान लेते हैं ए को 0 दिया, बी को भी 0 दिया। ठीक, तो यहाँ 0 0 पहुंचा, 0 0 पहुंचा। ये और गेट होता तो 1 आता, पर ये तो नॉर गेट है, सॉरी 0 आता, अब आंसर 1 आएगा, तो यहाँ 1 गया। अच्छा जी, सेम यहाँ भी सेम चल रहा है, यहाँ 1 आया, 1 1, अगर ये और गेट होता तो 1 आता, पर अब 0 आएगा। तो क्या 0 0 इनपुट देने पर आउटपुट 0 आया, ऐसे ऐसे करके मैं इसको देख सकता हूँ और समझ सकता हूँ। तो एग्जाम में यही करना होता है हमें। ठीक, अच्छा भाई, इनके बाद दो गेट और हैं, XOR गेट और XNOR गेट, दो और गेट हैं, कितने हो गए थे वहां, 5 हो गए थे, 5 6 और 7, दो गेट और हैं। छठा गेट है XOR गेट, जिसको एक्सक्लूसिव OR गेट भी कहते हैं, एक्सक्लूसिव OR गेट भी कहते हैं। ये क्या करेगा, इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट ये है, इसका जो आउटपुट है गेट का वो आउटपुट है A डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, A डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। और दूसरा, इसी को अगर मैं रिवर्स कर दूं, इसका सिंबल देखना कैसा है, और गेट में एक और एरो बना दिया है पहले, ये XOR गेट है ना, फिर इसी के आगे यहाँ कैप लगा देंगे, तो ये XNOR कहलाएगा, XNOR। तो ये क्या कहलाएगा, XNOR कहलाएगा, जो कि 7th और आखिरी तरह का गेट होगा। XNOR इनवर्स कर देगा, रिवर्स कर देगा, और बुलियन अलजेब्रा से इसका जो आउटपुट है वो है A डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। तो केवल इन सातों गेटों को, इनके सिंबल्स पहचानिए, एक पन्ने पर लिखिए, सिंबल्स लिखिए, और इनका आउटपुट क्या है वो लिखिए, है ना, सिंबल्स लिखिए और आउटपुट लिखिए। जिसमें से और, एंड और नॉट तो बहुत आसान है, ये तीन तो बहुत ही आसान है, और एंड नॉट बहुत आसान है। फिर नॉट एंड में जोड़ दिया तो नेंड, और नॉट में जोड़ दिया तो नॉर, अगले दो भी बहुत आसान है, 5। फिर XOR और XNOR और इनके आउटपुट, इनको बहुत अच्छे से दिमाग में हमें बिठाने की आवश्यकता है। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान आता है, बहुत ज्यादा आसान आता है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल 2023 का, नेम द लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द डायग्राम अटैच्ड। ठीक, तो अगर ये बल्ब ग्लो करेगा तो 1 है आउटपुट, और अगर ग्लो नहीं करेगा तो 0 है आउटपुट, ऐसा इसने क्लियर किया। ठीक है भाई, तो देखना जरा ध्यान से, अगर मैं स्विच 1 को बंद कर देता हूं और स्विच 1 को खोलता हूं, तो स्विच 1 खुला हुआ है तो A 0 है, और स्विच को बंद कर देता हूं तो A 1 है। सेम B के साथ है, सेम बी के साथ है। तो अभी ए भी खुला हुआ है, बी भी खुला हुआ है, और बल्ब ग्लो कर रहा है क्योंकि करंट ऐसे जा रहा होगा, हेंस ए 0 बी 0 वाई 1। अगर मैं इसको बंद कर देता हूं तो क्या बल्ब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और करंट ऐसे चला जाएगा और बल्ब ऑफ हो जाएगा। दैट मीन्स ए 1 बी 0 वाई 0। सिमिलरली ए 0 बी 1 वाई 0, और अगर ए और बी दोनों को ही बंद कर दोगे तो भी बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि शॉर्ट सर्किटेड है, हेंस 1 1 पर 0 आ रहा है, 1 1 पर 0 आ रहा है। तो अब ये इसका ट्रुथ टेबल बना के समझिए कि ये कौन सा गेट है, कौन सा गेट है, कौन सा गेट है भाई साहब ये। तो अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल ए बी और ये है मेरा आउटपुट वाई बनाता हूं और समझता हूं कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, तो ए को जब 0 दिया, बी को जब 0 दिया, तभी बस वाई 1 था, बाकी सब सूरतों में वाई 0 ही है। 1 0 पर भी 0, 0 1 पर भी 0, और 1 1 पर भी 0। अब सोचो जरा ये ट्रुथ टेबल किसका है, ये नॉर गेट का ट्रुथ टेबल है।
ये नॉर गेट का ट्रुथ टेबल है, सिंपल है बहुत ज्यादा, ये नॉर गेट का ट्रुथ टेबल है। समझ में आ जाती है बात, बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ना। दूसरी वैरायटी इस तरह की हो सकती है कि वो आपको एक गेट दे, इनपुट दे, और आप बस आपसे कहे कि इन चारों में से कौन सा आउटपुट होगा वो आइडेंटिफाई करिए। तो आपको समझना होगा कि ए और बी इनपुट दिए जा रहे हैं, ध्यान से देख लो, पहला इंटरवल ये 0 से 1, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ही ये। तो पहला 0 से 1 वाला इंटरवल A0 B0, ए बी जीरो है बी बी जीरो है पहले इंटरवल में। तो अगर ए बी जीरो है बी बी जीरो है, वाई क्या है वो जरा यहां से देखें। अगर ए बी जीरो है और बी बी जीरो है, तो अगर ए जीरो है और ये नैंड गेट है, तो 0 0 इनपुट पर आउटपुट 0 आता, पर चूंकि नैंड है 1 आएगा, ऐसे यहां भी 1 आएगा, ये 1 1 इसमें गया, ये नैंड गेट है, 0 आंसर आएगा। तो 0 0 इनपुट पर वाई 0 आना चाहिए, 0 0 इनपुट पर वाई, 0 0 इनपुट पर जो वाई है ए बी जीरो बी बी जीरो, 0 0 इनपुट पर जो मेरा रिजल्ट है वो 0 आना चाहिए, है ना। तो 0 किस में आ रहा है भाई, 0 डी में आ रहा है, ए में नहीं आ रहा, सी में नहीं आ रहा, बी में नहीं आ रहा, डी में आ रहा है ना भाई। तो ए 0 है और बी बी 0 है ना। पहला पहला इनपुट ए 0 और बी बी 0 है, तो ए 0 किया मैंने तो मेरे को जो आउटपुट मिलेगा वो 1 मिलेगा, क्योंकि ये वैसे भी नॉट गेट जैसा है। 1 1 किया तो ये मुझे 0 देगा, तो आंसर डी हो गया, सिंपल। समझ गया है बात को, बहुत ज्यादा आसान है। तो बहुत इजी है, ये 2 3 तरह की वैरायटी है जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में छोड़ूंगा, इनको आप देखकर और बस 4 5 क्वेश्चन भी कर लोगे तो भी मजे से काम चल जाएगा। क्योंकि हमें बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है, ऑलरेडी 2 घंटे के आसपास होने वाले हो गए हैं, तो अब हम वाइंड अप करेंगे भाई। ठीक है, अगेन जाते जाते, समय बहुत कीमती है, समय का सदुपयोग करें। ये माइंड मैप में भी इतनी ताकत है, इनमें भी बहुत क्रिस्प कंटेंट है और खूब ताकत है। तो अगर आपका कोई भी टॉपिक कमजोर है तो आप माइंड मैप से फटाफट फटाफट रिवाइज करिए, बेसिक फॉर्मूलाज को लिख लिख कर याद करिए, पीवाईक्यू यूज करिए, बस कुछ मत करिए इसके अलावा। केवल बार बार बेसिक फॉर्मूलेस जो है उनको लिखिए, लिख लिख कर याद करिए, और उनका एप्लीकेशन समझने के लिए केवल और केवल और केवल पीवाईक्यू करिए, वो भी केवल पिछले 3 4 साल के। अगर तुम 2020 से लेकर 2023 बस इतना ही, इतने पीवाईक्यू भी कर लेते हो, इतने ही कर लेते हो, हर टॉपिक पे 20 25 होंगे मुश्किल से। अगर 20 25 क्वेश्चन भी हर टॉपिक पर कर लेते हो, पूरी फिजिक्स में उठा के 20 टॉपिक होंगे मुश्किल से, गिनती के, है ना। और अगर हर टॉपिक पर मैं 25 पीवाईक्यू भी लगा लेता हूं, है ना भाई, तो टोटल नंबर ऑफ जो सेट ऑफ क्वेश्चंस बनेगा दैट वुड बी लाइक 25 × 20, 500 क्वेश्चंस। ये 500 क्वेश्चंस अगर मैं कर लेता हूं तो 70% पेपर तो इन्हीं में से आने वाला है एनीवेज, है ना। और वो भी पूरे 500 नहीं इसलिए करने क्योंकि हमें 12th वाला वेटेज ज्यादा रखना है, क्योंकि 70% पेपर 12th से आएगा, हेंस उसको भी आधा कर लो, है ना। तो अगर लग के 200 250 क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं और 12th वाले एरियाज को ढंग से पकड़ लेते हैं, तो हमारा बढ़िया परसेंटाइल ऑफ सिलेक्शन कहीं भी नहीं गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग पूरी ताकत के साथ अपने सिलेक्शन की राह में आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, बाय बाय।